उसके बाद 19 में मैं थोड़ा संगत में आने के कारण किस साल की उम्र में एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया? 15 जुलाई को सर मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। CHSL में 34 रैंक थी 22 बड़े पे। मन में काफ़ी सवाल आते थे कि छोड़ दे, ये नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम जो बात करने जा रहे हैं आपके साथ, आप बहुत सारे बच्चे हमारे साथ देख रहे हैं। ये वो बच्चे हैं, इनमें से एक इस बच्चे को छोड़ के, क्या नाम बेटा? राहुल। ये राहुल वो है जो आपको अगले साल मिलेगा। 2024 के फर्स्ट हाफ में ये बच्चा मिलेगा आपको सरकारी नौकरी में। बाकी ये चारों ऐसे हैं जो अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं और अपने कठोर परिश्रम की बदौलत, अपने माँ बाप के सेक्रीफाइस की बदौलत एक ठीक ठाक मुकाम पे पहुंच चुके हैं। और आज शनिवार का दिन है जिस दिन हम ये शूट कर रहे हैं, तो मैं भी अपने खेत में क्रिकेट खेल रहे थे हम, तो वहीं ये बच्चे आए। तो एक पहले तो इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस इंटरव्यू प्रोसेस जो हमारा रहता है, इसके पीछे एक ही उद्देश्य रहता है कि इन बच्चों की रियल लाइफ स्टोरी आप तक पहुँचे। क्योंकि देखो, जो कामयाब हुआ है ना, वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है कि कामयाबी कैसे पाई जा सकती है। मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्शन लिया 2014 में, आज चल रहा है 2023। तो 2023 में जिन्होंने सिलेक्शन लिया है ना, वो ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या ठीक है, क्या गलत है, और आज के टाइम के स्टूडेंट के सामने क्या दिक्कतें आती हैं और उस दिक्कतों को वो कैसे ओवरकम करता है, उसकी डे टू डे रूटीन कैसी रहती है, लाइफस्टाइल कैसी रहती है, और जब जब उसके सामने प्रॉब्लम आई तो उसके पास क्या क्या पॉजिटिवनेस थे जिसके थ्रू उसने अपने आप को आगे बढ़ाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले अपने आप के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार है और बाकी बच्चों से एक एक करके पूछता हूँ। बेटा बताओ अपना अपना नाम। नीरज राठी है, मेरा भी CHSL 2023 में ESOME में सिलेक्शन हुआ है सर। और कहाँ से बेटा? ये मैं रोहतक से। रोहतक से। रैंक 179 आई सर। रैंक 179। बेटा आप बताना। सर मेरा नाम निखिल जून है, मैं ASO CSS में सिलेक्ट हुआ हूँ, सोनीपत से हूँ, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 311 है। बहुत बढ़िया बेटा। सर मेरा नाम कपिल है और मैं चूरू राजस्थान से रहने वाला हूँ, राजगढ़ का, और मेरा टीम में सिलेक्शन हुआ है 4600 के आसपास रैंक में। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मेरा नाम राहुल भारद्वाज है सर, और मेरा 2023 CGL में एक्साइज इंस्पेक्टर के सिलेक्शन हुआ है। मेरी रैंक 1978 है। ब्रिलियंट। मैं सापला से हूँ सर। अच्छा, सांपला से। और सर फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। और ये जो 3 नमूने दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, ये वो हैं जो तीनों एक साथ बता रहे हैं बच्चे के लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ाई करते हैं। इसने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। राहुल नाम था ना बेटा? राहुल ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था इनका ग्रुप, और इसी वजह से इसका CPU में बहुत अच्छे नंबर आए हुए हैं। और भगवान करे कि सरस्वती माता मेरी वाणी पे बैठे एक बार कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो और इसके परिवार में भी, इसके घर परिवार में भी सरकारी नौकरी की खुशियाँ आएँ। तो ये 3 वो बच्चे हैं जो एक साथ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे, और इनसे आपको जानने में बहुत मदद मिलेगी कि ग्रुप में पढ़ाई होती है कि सिर्फ बकवास ही होती है? तो राहुल, तू कहाँ का रहने वाला है भाई? सर मैं रोहतक, मैं भी रोहतक का हूँ, बराना गांव से। अच्छा, बराना। यस सर। नज़दीक से। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके बात करते हैं। पहले आपसे ही शुरू करते हैं बेटा। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में है ना इस बार? इसका बच्चे का फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। और किस पोस्ट पे आया? एक्साइज इंस्पेक्टर। तो और उम्र क्या होगी तेरी? 21 साल सर। तो 21 साल में इंस्पेक्टर बना है ये बच्चा, एक्साइज इंस्पेक्टर। तो इसकी पूरी स्टार्टिंग से एंड तक की जर्नी को समझते हैं, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इसने शायद पहली बार दिया होगा ना तो इस बार। इससे पहले सुना था कभी SSC के बारे में? हाँ सर, सुना था, तभी इसमें लगे थे। अच्छा। और तैयारी कब से करनी शुरू की है इसकी बेटा? तैयारी सर मैंने 1 साल से। 1 साल से? हाँ सर। अब थोड़ी सी अपनी लाइफ की जर्नी समझा मुझे, इन बच्चों को। कहाँ पढ़ा, कहाँ से जीवन चला? सर मैं गांव से ही पढ़ा हूँ अपने स्कूल से। इसको थोड़ा सा ऊपर का बेटा। हाँ सर। तो मेरी 10वीं भी और 12वीं भी वहीं से हुई है। इंग्लिश मीडियम स्कूल था सर, लेकिन गांव में ही था, कोई बड़ा स्कूल नहीं था। लेकिन वही बात है, घर की हालातों को देखते हुए थोड़ा हो जाता है बच्चों को सर। मेरी भी ऐसी कुछ खास नहीं थी। अच्छा, पेरेंट्स क्या है, घर परिवार बता थोड़ा सा। मेरे पिताजी सर मशीन ऑपरेटर है कंपनी में, और मदर हाउस वाइफ है सर। ब्रिलियंट। तो सर। और भाई बहन? भाई एक छोटी बहन है सर। अच्छा, एक भाई एक बहन हो तुम? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो सर उसी को देख के लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि काम तो नहीं चलेगा सर ऐसे। तो फिर सर बैठा
बड़ा भाई है मेरा कज़न, तो सर उसने मेरे को बताया इस चीज़ के बारे में, एसएससी के बारे में। हाँ आप बोल खुद के। हाँ। एसएससी के बारे में बताया सर। तो कौन से साल में? मेरे को सर 2021 में ही बताया था सर। अच्छा 2021 में। लेकिन तब तक सर मेरा ये था कि एनडीए करना मेरे को, समझ गया। तो सर मैं उसमें लगा रहा। हाँ। लेकिन फिर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हाँ। और ये स्क्रीन आउट हो गया। कौन से साल में? मैं सर 21 में ही दिया था देहरादून अच्छा पहला, तो उसमें हो गया स्क्रीन आउट। फिर सर मेरा था वहाँ पे बेंगलोर में बात। ब्रिलियंट। तो सर फिर मैं सोचा कि अब तो क्या ही करना है, तो सर फिर ये एसएससी का बताया, हाँ। तो कि तैयारी वगैरह करो इसकी, हो जाएगा। तैयारी कैसे करो? तैयारी सर भाई ने ही कराई थी मेरी स्टार्टिंग में तो। अच्छा वो पहले से कर रहा था वो तैयारी? पहले से ही वो सर बैंक में है। अच्छा बैंक में। हाँ सर। तो सर फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली सर। फिर ये नीरज मिल गया मेरे को। अच्छा वहीं पे दोस्ती हुई तुम्हारी? वहीं पे। उससे पहले नहीं जानते थे? नहीं, उससे पहले नहीं जानते थे। उससे पहले नहीं जानते सर। फिर इसने बताया कैसे कैसे, मैं तो बिल्कुल ज़ीरो ही था। फिर नीरज ने मेरे को बताया कैसे क्या करना है, तो सर फिर ऐसे ही बैठे रहे, कंसिस्टेंसी लगाई रही। कितने दिन तक बैठे रहे लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में सर मैं बैठा हूँ 8 महीने सर। 8 महीने। हाँ सर। अच्छा शुरुआत में कितनी देर बैठते थे लाइब्रेरी में? सर स्टार्टिंग में तो यही था 3-4 घंटे, हद से हद। मन मानता नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बैठा ही नहीं जाता था सर तब तक तो। बैठा ही नहीं जाता था। कहते हैं ना स्टूडेंटशिप जगानी बहुत ज़रूरी है, और आपको फ़ायदा ये है कि इस छोटी उम्र में स्टूडेंटशिप बन जाती है। थोड़ा सा बच्चा जब 2-3 साल का गैप ले लेता है ना कॉलेज के बाद, हाँ सर। तो ग्रेजुएशन कब की बेटा तूने? ग्रेजुएशन सर अभी 2023 में ही। 2023 में हुई सर। अच्छा तो फिर पहला फॉर्म क्या भरा? पहले सर मैंने HCM का भरा था। अच्छा ये अब आए थे। फिर उसमें क्या रहा? उसमें सर देखा ही नहीं मैंने, बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, अच्छा तो उसी के बाद ऐसा से- HCM का पेपर भी ठीक था ना? क्वेश्चन मैथ में तो ठीक, बहुत ज़्यादा ठीक हाँ, है सर। बहुत ज़्यादा ठीक थे। ठीक है, से भी ऊपर ऊपर का लेवल था। SSC में यही सबसे बड़ी कमी है, इसका कुछ नहीं पता कि MTS में कौन सा क्वेश्चन फेंक देंगे और CGL में बिल्कुल ही आसान फेंक देंगे। इनका ये तो दिक्कत है। सबसे पहला अटेम्प्ट CGL का यही था, यस सर। और पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया। हाँ सर। तो अब पेरेंट्स की हालत क्या है? अब सर वही है, इन सब चीज़ों को तो कैसे ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, जेन्युइन। लेकिन जो खुशी होती है वो वैसे तो भी बस- तेरे में एक्सप्रेशन की कमी है थोड़ी भोला बालक है। हाँ सर। तो यही था सर। माँ बाप खुश हैं अब कुल मिला के? खुश है सर। तो अभी आगे लाइफ में नौकरी करनी है कि आगे UPSC की तरफ एक बार टक्कर मारनी है, सर या करेंगे पढ़ाई अभी। से मुँह उठ लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। हाँ, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, ये जेन्युइन। जर्नी स्टार्ट ही हुई है अभी ये हमारी। तो अब आगे करेंगे सर HCS या फिर UPSC की। UPSC ब्रिलियंट, सर बहुत बढ़िया स्कोप है। अच्छा अपनी तैयारी के बीच में बता मुझे कि ये 8 से 9 महीने की टाइम में ही सिलेक्शन हो गया लगभग? हाँ सर। तो 8 से 9 महीने के बीच में ऑनलाइन पढ़ा है ऑफलाइन पढ़ा है? सर मैंने ऑनलाइन पढ़ा है। ऑनलाइन। हाँ सर। तो बीच में दिक्कत है, जैसे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हाँ सर। तो उस समय फ्रस्ट्रेशन उभरती थी दिमाग में? बहुत ज़्यादा उभरती थी सर। उसको इलाज क्या करते थे? उसका सर मन में काफ़ी सवाल आते थे कि छोड़ दे, ये नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा ये कितनी बार आता होगा कि नहीं होगा? ये सर बहुत बार आया ये तो। मतलब ये कह दे सकते हैं एक बार आ लिया। हाँ फिर? 2-3 दिन में आ ही जाता था, हर 2-3 दिन निकलते थे। अच्छा फिर वही प्रैक्टिस की सर, हाँ तो कुछ नीरज ने हेल्प कर दी सर। गुड। फिर होता रहा, ये इसने बताया अपने भी कि कैसे क्या होता है, ये सब की में आते हैं ये स्टेजेस सब हाँ में सर। आते हैं। तो इनको परे रख के तुम कंसिस्टेंसी बनाए रखो, होगा कुछ तो। तूने फिर बीच बीच में कभी ऐसा भी हुआ कि ब्रेक भी गया, लाइब्रेरी गया ही नहीं, छुट्टियां ही मार दी लाइब्रेरी की, या लगा रहा? नहीं सर, लगा रहा मैं सर। 2-3 दिन की छुट्टी हो गई, कहीं आना जाना हो गया सर, तो छुट्टी हो गई थी। छुट्टी हो गई थी। हाँ सर। और शादियाँ वादियाँ कितनी अटेंड करी 60 महीने में? 8 महीने में सर 3-4 की होंगी सर। बस 3-4? हाँ सर। और मैक्सिमम 10 दिन की छुट्टी करी होगी या इससे भी ज़्यादा? नहीं सर, छुट्टियाँ सर पूरे 8 महीने में। हाँ हाँ ये मान लो 20 एक हो गई होंगी। 20 एक छुट्टियाँ हाँ, होंगी। बाकी लगातार मेहनत करते रहे? हाँ सर। और लाइब्रेरी के बाद घर पे ही पढ़ता था बस? वो लाइब्रेरी में 8 घंटे ही होता? नहीं सर, लाइब्रेरी में ही हो जाते थे, फिर थोड़े फिजिकल वर्कआउट सा कर लेते वर्कआउट कर लेते? सर। ब्रिलियंट। और देखो ये ऑनलाइन कोचिंग का ना सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जब कोई डाउट क्लियर नहीं होता ना किसी बच्चे का, तो उस समय उसको बड़ा पजल सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट सा हो जाता है कि करा क्या जाए।
तो उस समय पे अगर कोई यार दोस्त हो ना जो डिस्कस करने वाला हो तो फिर बात बन जाती है, वो कहीं ना कहीं तोड़ बैठा लेते हैं, दो लोग मिलके कुछ ना कुछ करके हल्का हल्का सा समझ बैठा लेते हैं। अच्छा, जीएस की तैयारी कैसे की तूने बता? जीएस की सर, जीएस की रट्टा मारा कि समझा? नहीं सर, मैंने तो पीवाईक्यू किए थे। पीवाईक्यू लगातार? हाँ सर। चैप्टर वाइज करे कि पेपर वाइज? नहीं, पेपर वाइज। फिर तो तुम रट्टे मारे। हाँ सर। और तेरे जीएस में स्कोर क्या था प्री में? प्री में सर, प्री में तो मेरा था शायद 14 नंबर थे शायद। प्री में, प्रीलिम्स में 50 में से 14 क्वेश्चन थी वो में। ना 14 तो बहुत गणे हो जाए। 19-20 थे सर। हाँ 14 तो इसके हिसाब तक अब ज़्यादा है क्वेश्चन। हाँ 19-20 ठीक है। हाँ सर। और इंग्लिश? इंग्लिश सर, इंग्लिश मेरे 24 के 24 ठीक थे, 24 अटेम्प्ट किए थे। अरे वाह, ब्रिलियंट। इंग्लिश पढ़ा किससे है? इंग्लिश सर मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग ली थी हाँ। एयरफोर्स की, उसके बाद से सर सेल्फ ही किया था। सेल्फ ही करता? हाँ सर। और इंग्लिश में दिक्कत आई नहीं उसके बाद? नहीं सर। और इंग्लिश में तेरे को फ़ायदा ये भी, थोड़ा इंग्लिश मीडियम में चीज़ें पढ़ी होंगी शुरुआत से तो? हाँ सर, स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम था। और जो रीडिंग पोर्शन है उस पर थोड़ा अलग से फोकस किया या बस नॉर्मल तैयारी करता रहा उसकी? उसमें सर कुछ ये नॉवल पढ़ ली और न्यूज़पेपर पढ़ लिया। न्यूज़पेपर पढ़ता था रोज़? हाँ सर, मिस भी हो जाता था। न्यूज़पेपर में कौन सा हिस्सा पढ़ता था? एडिटोरियल पढ़ लेता था सर। एडिटोरियल? हाँ सर। लगभग कितना पढ़ लेता था दिन में? दिन में एक overall पैसेज, सर, दो पैसेज? हाँ, या पूरा एक पेज एडिटोरियल का निपटाता था? नहीं सर, आधा ही होता था। आधे होता था। हाँ। अच्छा, और उसको पढ़ता कैसे था? उसमें सेक्शन वाइज कुछ चीज़ें निकालता था, ग्रामेटिकल चीज़ें उसमें सर्च करता था, बस नॉर्मल पर पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ जाता नहीं था? सर, स्टार्टिंग में तो बस रीड ही कर रहा था मैं। रीड ही कर रहा था। फिर ऐसे ऐसे वर्ब वगैरह ये सब देखता रहा, कैसे पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग करने लगा। कम्युनिकेशन करने लग गया हाँ, सर। चीज़ों के बीच में, उनमें आपस में कनेक्ट करने लग गया? यस सर। उसके बाद सर फिर वो पढ़ने से ही हो जाता था। पढ़ने से हो जाता था हाँ चीज़ें। सर, स्टार्टिंग का ही फेज था वो। और रीजनिंग? रीजनिंग सर प्रैक्टिस से ही। मॉक टेस्ट या हाँ, ये बुक से नहीं से रगड़ते हाँ रहते सर, थे? पहले वो कर लिया, थ्योरी कर ली बुक से ही, फिर सर ये मॉक वगैरह लगाने लगा जितने भी दीपक कुर्सी previous दे year साहब। थे। अच्छा। हाँ सर। अच्छा, डेली की अगर रूटीन में बात करें तो लगभग कितनी देर इंग्लिश को देता था, कितनी देर मैथ को, कितनी देर रीजनिंग, कितनी देर जीएस? सर रीजनिंग तो ये था 40 मिनट हो गई या फिर 35 मिनट हो गई। ले बेटा, अब मैं भी ले लूँगा तो ले। इंग्लिश सर 1 घंटा इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन, हाँ। और सर आधा घंटा वो कैब। अच्छा, वो कैब करते थे तुम हाँ भी? सर। अच्छा, ये बता कि वो कैब का रोल कितना है असल इसमें इंग्लिश में, अगर हम बात करें फाइनल दोनों प्री और मीन्स तक, तो वो कैब कितना बड़ा रोल प्ले करता है इसमें? वो कैब सर अब तो ज़्यादा ही करने लगभग 60 to 70% वो कैब करने लग गया। अच्छा, इंग्लिश में 60 to 70% हाँ, वो सर। कैब का रोल रहता है? हाँ सर, क्योंकि वर्डों के मीनिंग ही नहीं पता लगे तो ये क्लोज टेस्ट हो गए सर, इनमें भी अब तो ऐसे ही आने लग गए, जब तक मीनिंग ही नहीं पता काफ़ी कंफ्यूजिंग पेयर से आने लग गए, तो बिना मीनिंग के हम कर ही नहीं सकते उन्हें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह इनमें भी यूज़ इनमें भी सर अब ये आने लग गए, इसका पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग बताओ, अच्छा। एंटोनियम बताओ। अच्छा, एक ये बता कि जो अभी हम अगर एसएससी की बात करें तो तेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर का रोल है इंग्लिश में कि नहीं है? प्रीवियस का सर है सर। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हाँ आए हुए सर, हैं? उससे ये हमारी वो कैब हो जाती है क्लियर, क्योंकि पता चल जाता है कैसे क्या पूछ रहे हैं। मतलब हेल्प मिलती है प्रीवियस ईयर सर। से। और रीजनिंग में? रीजनिंग में बहुत हेल्प मिलती है। और जीएस में? जीएस में तो उसी का ही कमाल है सर। पर तेरे क्वेश्चन तो 14 ठीक है। वो सर मेंस में तो है ठीक। अच्छा, मीन्स तक तूने खींच दिया मेंस मीटर, तक बढ़िया ठीक क्या। है। तब तक पता नहीं था करना क्या है। अच्छा, जीएस में रिपीटेशन रहता है क्वेश्चन? रिपीटेशन रहता सर पीवाईक्यू से। सेम टू सेम या मतलब कुछ रिलेट करके आंसर करना पड़ता है उस समय? रिलेट करना पड़ता है सर, वो चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर, तो एक ही क्वेश्चन से 4 चीज़ें क्लियर हो रही हैं। 4 चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और मैथ में कैसे तैयारी की? सर मैथ में मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था सर। मॉक टेस्ट वगैरह मारते थे नहीं मारते? मारते थे सर। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन। हाँ सर। रोज का एक? हाँ रोज़ का एक। डेली सर, ये फॉलो कर लेते थे, वो भी इसी ने सिखाया, नीरज ने ही। बेहतरीन। कुल मिला के 8 से 9 महीने की तैयारी में तेरा काम हो गया? हो गया सर। ब्रिलियंट। यानी सच बात यह है कि 8 से 9 महीने अगर सिंसियरली तैयारी की जाए और किस्मत अगर थोड़ा सा साथ दे, हाँ सर, लक फैक्टर तो लक फैक्टर रहता है, तो आदमी काम कर जाता है। और 8 से 9 महीने एनफ टाइम है एक बच्चे के लिए, अगर तरीके से वो तैयारी करे तो। अभी कल एक बच्चा था, वो मेरे को बता रहा था कि सर मैंने आपका वीओडी बैच लिया था और मैंने मात्र 3.5 महीने उसको 2 घंटे एडवांस पढ़ता था, 2 घंटे अर्थमेटिक, और मात्र 3.5 घंटे में पढ़ाई करके
और मैंने पूरा मैथ ख़त्म कर दिया। और उससे पहले बोला मैं सर हालत ऐसी थी कि लॉकडाउन जब लगा तो 8-8 9-9 घंटे पबजी खेलता था, लगातार 8-8 9-9 घंटे डेली पबजी खेलता था ग्रुप बना बना के। और कहता फिर जुलाई में मेरे को पता चला कि एसएससी का फॉर्म आ रहा है और दिसंबर में एग्ज़ाम है। और कहता बस सर उस 4 महीने की तैयारी में 4-5 महीने की तैयारी में बोला मैंने सारा क्वेश्चन निपटा दिया। तो मतलब कुल मिला के एक बात बच्चों से बात करके ये क्लियर होती है कि 8-9 महीने मोर देन एनफ टाइम है। हाँ सर। और 12 महीने तो सफिशिएंट टाइम होता है, खासकर एसएससी जैसी सरकारी नौकरी को क्लियर करने के लिए। हाँ सर। अच्छा टाइम है। अच्छा, इंग्लिश की कोचिंग कहाँ से ली, या इंग्लिश की ली नहीं तूने? नहीं, कोचिंग नहीं ली मैंने। जीएस की? जीएस की भी नहीं ली सर। रीजनिंग? रीजनिंग की भी नहीं ली मैंने, सिर्फ मैथ की कोचिंग ली सर। और जहाँ ट्रिक वगैरह की जरूरत होती है वो यूट्यूब सेशन पे चले जाते होंगे कुछ? हाँ सर, ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही था सर। जैसे रीजनिंग में कुछ पोर्शन में ट्रिक वगैरह, रीजनिंग में सर या सिर्फ प्रैक्टिस का ही खेल है? प्रैक्टिस का ही है सर, वो पता लग जाता है कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिस करते करते स्पीड हो जाती है। हाँ सर। या कुछ ऐसा स्पेसिफिक पोर्शन रहता है जहाँ तुम्हें दिक्कत लगती है तो फिर यूट्यूब का सहारा लेते हो? हाँ सर, वो होता है। जैसे अब ये इंटरफेरेंस वगैरह कोर्स ऑफ एक्शन आ गए थे, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, तो इनसे मैंने ऑनलाइन देखा था। अच्छा, ये बताना कि तुम्हारी लाइफ में जो 8 घंटे बैठते थे उस 8 घंटे में तुम इंस्टाग्राम और इधर जो रील वगैरह है इनमें कितना चले जाते थे? इनकी सर्फिंग कितने कर लेते थे 8 घंटे में? स्टार्टिंग में तो सर 1 घंटा हो जाता था। अच्छा। हाँ, लेकिन लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में, क्यों जब और घर जाके करते थे तब? घर जाके भी 1-2 घंटे हो जाता था सर। हो जाता था। हाँ सर। फिर इससे निकले कैसे? या लास्ट तक ये रूटीन रहा 2 घंटे खराब करने का? लास्ट तक कर नहीं रहा सर। फिर वो तो फिर ये ग्रुप बनने लगा सर हमारा। अच्छा। तो ग्रुप में डिस्कशन कर लेते, जैसे किसी का मन नहीं हुआ पढ़ने का तो, या फिर कोई दिक्कत आ गई तो उसको डिस्कस कर ले लाइब्रेरी में। कितने लड़के थे उस ग्रुप में तुम? उसमें हम सब 3 थे। तुम तीनों? हम तीनों सर। गुड। तो उसके बाद फिर ये डिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया? उसके बाद सर यही रहा, क्वेश्चन होते घर पे भी कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे आप कह रहे हो हाँ। कि रील्स वगैरह देखते तो कभी कभी ऐसी रील आ जाती है जैसे नेट पे कुछ पढ़ने का सर्च कर लेते। अच्छा। तो उसी के बारे में आ जाती है वो कुछ जाते क्वेश्चन। हाँ, जैसे आप कभी आपकी वीडियो सामने आएगी, रील वगैरह बच्चे बनाते रहते हैं, क्वेश्चन करवाते कि। तो लास्ट तक आते आते ये रील का सिस्टम बहुत कम हो गया होगा? ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था सर। लास्ट में बिल्कुल ही खत्म कर दिया था ये? स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम वगैरह चलाते सर, चलते। बंद कर दिया। तो बंद कैसे करवाया? अनइंस्टॉल ही करवाया कि कैसे? डिलीट वैसे तो कंट्रोल नहीं होता ना? नहीं, और वो बाद में फिर ऐसे हुआ, वो चलाने का मन ही नहीं किया। नहीं किया, जेन्युइन। और शायद बहुत सारे बच्चों से जो बात करते हैं उनसे समझ में भी यही आता है कि इससे बचने का यही तरीका है कि परमानेंट अनइंस्टॉल करो, खत्म करो बीमारी को। स्टार्टिंग में लगता है कि 10-15 दिन, फिर वो आदत हो जाए, और इसमें फिर भयंकर लेवल पे टाइम खराब होता है। अच्छा, तो तू अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बच्चों को कुछ सलाह देना चाहे, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार एसएससी का नाम सुनते हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जाते हैं, तो तेरे हिसाब से क्या तैयारी करनी चाहिए? और तुमने जो मैथ की कोचिंग ली उससे पहले कुछ बेसिक पढ़ना शुरू किया था या बस सीधा कोचिंग पे ही चले गए थे? नहीं सर, मेरा बेसिक्स मेरे भाई ने करवा दिया था। अच्छा, क्लियर। जिस भाई ने तुझे सजेस्ट किया था, बैंक वाले था, कितना नाम है सर उसका, उसने सारा क्लियर कर दिया था। क्लियर कर दिया, बेसिक्स क्लियर हो गया। वाई ग्रुप के लिए किया था उसने क्लियर, फिर ये एसएससी के में। हाँ, तो फिर इतनी ऑनलाइन कोचिंग में तुझको दिक्कत आई नहीं होगी सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बच्चे से आपने बहुत सारी इस बच्चे की बातें सुनी और समझ में आई होगी टोटल के एक बेरोजगार जब रोजगार पाने के लिए लगता है काम पे, तो उसको क्या क्या दिक्कतें होती हैं और कैसे वो निजात पाता है। इसकी बात कुल मिला के समझ के मुझे मोटे तौर पर अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो मुझे ये आया कि एक तो इसकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि इसको ग्रुप बहुत अच्छा मिला, जिस ग्रुप से इसको बहुत पॉजिटिव चीज़ें मिली, सारी पढ़ाई के ही सारा व्यवहार रहा, इधर उधर ध्यान बांटने वाला कोई नहीं रहा। और एक फ़ायदा है ग्रुप में इसको ये रहा कि जहाँ भटकाव होता है, जैसे हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ जैसे सब्जेक्ट को ही पढ़ रहे हैं और वहाँ अगर भटकाव है, कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, तो अगर साथ में कोई बैठा है ना और वो उस चीज़ को समझा दे, तो आप समझो कि आपकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, आपकी पढ़ने की स्पीड भी डबल हो जाती है। मैं खुद भी अक्सर ये दिखता था जब पढ़ता था कि कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी ना, तो उस समय तो ये यूट्यूब वगैरह सोर्सेज होते ही नहीं थे, तो एक क्वेश्चन समझ नहीं आया तो 15-20 मिनट उस पर ट्राई करते थे, फिर छोड़ ही देते थे कि यार आधे घंटे बाद पढ़ना शुरू करेंगे, शायद अभी समझ नहीं आ रहा, तो टाइम ख़राब बहुत होता था इन चीज़ों में। लेकिन अगर अच्छा ग्रुप हो तो उसके बहुत फ़ायदे हैं और बहुत सारी चीज़ों से भी बाहर निकालता है। और अच्छा ग्रुप का मतलब ऐसा ग्रुप हो जिसमें हम अपने मन की बात कभी कभी शेयर भी कर पाएँ, और जो एक स्टूडेंट की लाइफ में जो बीच में स्ट्रगल आता है, डिप्रेशन की स्टेज आती है, फ्रस्ट्रेशन की स्टेज आती है, तो उस स्टेज से हम बाहर आ पाते हैं। तो ग्रुप एक अच्छा माध्यम है, लेकिन ये तभी तक है शायद जब ग्रुप छोटा भी हो। ग्रुप छोटा हो सर।
हाँ, बहुत बड़ा ग्रुप हो तो ये संभव भी नहीं है। नहीं सर। सब लोग ऐसे हो जिनका टारगेट एक ही डायरेक्शन में हो, हाँ सर, सेम फील्ड में हूँ। सेम फील्ड में हो। और उस ग्रुप में मज़ा तब और आता है जब एक आध का सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट किसी का बहुत अच्छा हो, दूसरे का दूसरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो, ताकि आपस में क्रॉस उनको एक दूसरे से हेल्प मिल जाए। थैंक बेटा, अब तू बता थोड़ा सा अपनी जर्नी स्टार्टिंग से लेके। सर पहले एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्ज़ाम होता है +2 के बाद, उसकी तैयारी वगैरह। पढ़ा कहाँ से था स्कूलिंग तेरी? स्कूलिंग मैंने 10th तक तो बहादुरगढ़ पढ़ा था मैं, BSM हाई स्कूल। अच्छा। तो 11th 12th में मैं कोटा क्लासेस चला गया रोहतक। वहाँ मैं JEE मेंस वगैरह की तैयारी स्टार्ट की थी, पर वो हो नहीं पाई। मतलब क्यों एकदम चेंज आ गया ना कि स्कूल में आप डिसिप्लिन में रहते हो, वहाँ पे 3 घंटे की कोचिंग, और ऊपर से रोहतक का थोड़ा माहौल वैसा ही हो गया था थोड़ा, तो डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो सर हो नहीं पाया वो। अच्छा, उसके बाद फिर वही हो गया कि एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी वगैरह कर लेते थे। मतलब 1-2 अटेम्प्ट वैसे निकल गया था। इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर थी, तो इंग्लिश की कोचिंग ली सर। वो फिर एयरफोर्स का वो निकला एग्ज़ाम, पर वो अग्निवीर बना दिया सर, वो कंसेप्ट आ गया था हमारे वहाँ पे। अच्छा, समझ गया। तो फाइनल रिजल्ट आउट हुआ ही नहीं वो। अच्छा, तुम लास्ट वाले बैच के थे जिस समय वो रोक के वैकेंसी अग्निवीर बना दिया जो चल रही थी उस समय। 2020 में नवंबर में एग्ज़ाम दिया था सर वो। फिर उसके बाद मेरे एक बड़े भैया तैयारी करते थे गाँव में, वो CGL की तैयारी करते थे। अच्छा। फिर वो चेंज करना था कि भी +2 लेवल के तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए अब, बिल्कुल। NDA वगैरह का तो था नहीं, मतलब मेरा वैसा। अच्छा, तो उसने NDA ट्राई नहीं किया कभी? NDA एक बार किया था, वो हुआ ही नहीं। मतलब वो बताने लग रहा है कि भाई JEE मेंस की किया था, पर वो भी डिस्टर्बेंस हो गई थी थोड़ी बहुत। और भगवान ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ डेस्टिनेशन डिसाइड किया होता है। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद फिर? जतिन नाम सर मेरे भाई का, उनने बताया सर, वो भी अभी 2019 से सिलेक्टेड इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में? हाँ। अच्छा। कि भाई मेरे को भी CGL वगैरह की तैयारी करनी, कहाँ से क्या करूँ। हाँ। उसने वो क्लास नोट्स ले रखे थे आप वाले कि भाई 2019 में सेलेक्ट हुआ था, यानी वो 2018-17 में तैयारी कर रहा होगा। हाँ, वो मेरे से 3-4 साल बड़ा सर। 3-4 साल बड़ा। तो क्लास नोट्स उसने दे दिए कि भाई ये बुक लिया, और उसके बाद 7300 लगा लियो। तो तेरे क्लास नोट से समझ में आता था कुछ? और आता सर मेरा। अच्छा, क्लास नोट से समझ रहे थे तुम चीज़ों को? बेसिक में मेरा थोड़ा क्लियर हो गया था ना, मैंने वो एयरफोर्स वाली वो तैयारी की थी ना, तो उससे मेरा समझ में आता था सर। और मेरा एक मैथ शुरू से ही ठीक रहा थोड़ा, 12th में भी 97 मार्क्स थे। ब्रिलियंट जी सर। हाँ, तो तेरा बेसिक था ही। अच्छा, तेरे गांव में लगभग कितने बच्चे होंगे जिन्होंने तेरे से पहले SSC की तैयारी की होगी? अभी सर, या उस भाई के सिलेक्शन से पहले कितने बच्चों ने तैयारी की? पिछले 5-6 सालों में सर 10-12 बच्चे होंगे। और अब बढ़ते चले जाएंगे ये बच्चे? अब बढ़ते जाएंगे सर। अब बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि गांव में 1-2 भी बच्चा सेलेक्ट हो जाए ना। पहले वो मुखर्जी नगर आना पड़ता था सर, आना पड़ता था। अब हमें वहीं पे मिल गई है करियर वेल की ऑनलाइन चीज़ें। हाँ, तो गांव में 1-2 बच्चा सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद फिर उसी तरफ पूरा मूवमेंट चल पड़ता है। जी सर। अच्छा, तो फिर तूने तैयारी प्रॉपर SSC की कौन से साल से स्टार्ट की? मतलब SSC कोई टारगेट लेके? 2020 में कोरोना लग गया था सर। तो पहले तो उस एग्ज़ाम का ही वेट करते रहे, और 2021 में ये अग्निवीर वाला कहानी होगी। फिर 2021 में मैंने स्विच कर दिया था CGL की तरफ। हाँ, जुलाई अगस्त में स्विच कर दिया था CGL की तरफ। और सिंसियर बैठ के जिस दिन तुमने पढ़ना शुरू कर दिया था प्रॉपर 8-8, 9-9 घंटे, वो कौन वो से? सर मेरा अभी आया था, मेरे ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे जुलाई 2022 में। अच्छा। उसके बाद फिर ये हो गया था कि भाई अब यही हो गया, मेरे पास एक ही एग्ज़ाम है, CGL, CPO, CHSL, कोई सा भी हो जाए। तो इसी में फिर टारगेट बैठा दिया। हाँ। और ये लाइब्रेरी वाली कहानी कब शुरू हुई तुम्हारी? ये 2022 में ये आया था सर मेरे पास। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम के लिए आया था। और उसका पेपर इतना टफ दे रखा है कि CGL से बैंकर पेपर था। ये मार्क्स पूछता कि भाई मेरे इतने मार्क्स है, मेरे 78 मार्क्स थे। तो ये थोड़ा और इन्फ्लुएंस हो गया कि भाई मेरा तो सिलेक्शन भी नहीं, उसमें कट ऑफ भी नहीं क्लियर हुई, और इसके इतने मार्क्स है। फिर मैंने बताया कि भाई मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा करता हूँ तो भी कर सकता है ऐसे। और लाइब्रेरी में कितने देर बैठता था तू डेली? लाइब्रेरी में 7-8 घंटे आते थे सर हम। रोज पढ़ते थे? नहीं पढ़ते तो मतलब 4-5 घंटे ही थे। अच्छा। फिर वैसे ही अपने ग्रुप बना हुआ था सर। लंच में जैसे खाना साथ खाते थे, तो एक खाना खाने के बाद 1-2 घंटा और घूम लिए।
और धीरे धीरे टाइम का यूटिलाइजेशन वहाँ से जी सर। स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में टाइम लगा था सर, जैसे आपकी वीडियो वगैरह भी लेक्चर्स लेते थे ना आपके, तो अच्छा ऑनलाइन लिया हुआ तुमने? ऑनलाइन लिया था मैंने। आपका कौन सा बैच था? स्पेशल 26 बैच था मेरा सबसे पहला जो बैच सबसे है। पहला बैच आपने कोरोना में निकाला था सर वो। अच्छा, तो मुझ तक तू पहुंचा होगा उसी तेरे भाई की वजह से, जिसने क्लास नोट्स उसने क्लास नोट्स दिए। हाँ। फिर मैं सोचा ये सर तो मतलब आपके वो परसेंटेज वाली वीडियो थी यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे बहुत पुरानी पड़ी हुई है। हाँ वो देखी सर मैंने। हाँ। तो उसके बाद मैं सर से एक बार ना वो पूरा बैच लेके आऊँगा मुखर्जी नगर जाके। अच्छा, तब तक वो तब लॉकडाउन। मेरे कॉलेज को तो छोड़ के आ नहीं सकता, बिल्कुल। तो मैं कहा एक बार कॉलेज हो जाए 22 में, हाँ। उसके बाद आऊँगा मुखर्जी नगर। और वो बढ़िया। तभी आपका बैच आ गया, तो मैंने तुरंत ही ले लिया था सर। और ये कौन से साल की बात है जब तूने ये बैच लिया था? ये बैच 2020 में आया था ना, 2020 में पहला जो मेरा बैच पहला आया था। बैच आया था। तो वहाँ पे तू अपनी चीज़ें बता कि ऑनलाइन में जब तुम पढ़ रहे थे मैथ, तो बहुत सारी जगह दिक्कतें आती होंगी। जैसे ये तो तेरे बाद आया, तो इसने तेरी हेल्प ले ली, तो तुझे कौन हेल्प करता था किसी क्वेश्चन में अगर तू फंस जाता था तो? मैं एक दो बार और वीडियो दोबारा देख लेता था शायद। दोबारा। इंस्टॉलमेंट में मेरी दिक्कत आती थी कई बार, तो मैंने वो भाई से भी डिस्कस करता था। अच्छा, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इनकम सेलेक्ट टैक्स हुआ में, था। जी 2019 में, हम्म, तो भी हेल्प कर देता था और धीरे धीरे आई जाती थी सर। बहुत बढ़िया। और लाइब्रेरी में और भी बंदे जो काफी साथ मेरे के थे जो, सीनियर थे, वो हेल्प कर ही देते Help कहीं ना कर- कहीं ना कहीं। कई बंदे सर लाइब्रेरी में ऐसे मिलते कि भाई वो चाहे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ पर उनका ना उस टॉपिक पे पकड़ रहती है। पकड़ रहती है। हाँ, वो जैसे किसी की इंग्लिश वीक होगी पर उसका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, हाँ, पर सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो चारों का बैलेंस बना के बैलेंस चलता है। बना के चलता है। हाँ, हाँ, अच्छा, लाइब्रेरी में कुछ ऐसे भी पापी हैं जो 4-4 साल से बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, काफी है काफी है सर। तो वो तो कहाँ प्रॉपर गाइड कर पाते होंगे? नहीं, पर वो अपने एक टॉपिक पे तो पकड़ है टॉपिक ना। पे पकड़ है, हाँ। वहाँ वो हेल्प कर देते वो हैं। हेल्प कर देते हैं हेल्प सर। कर देते हैं। अच्छा, तुझे तेरे सिलेक्शन में किस्मत का कितना रोल लगता है कि काफी रोल है सर। जैसे? जैसे मेरे CGL 22 में भी सर, मेरा भी ये सेकंड अटेम्प्ट था CGL। हाँ, अच्छा, CGL 22 में पहला अटेम्प्ट था सर मेरा। उसमें भी मैं अपनी रैंक ठीक मान के चल रहा था, पर वो पता नहीं क्या हो गया, वो बीकानेर सेंटर आ गया सर तो वहाँ पे होटल में लिया और रात को मतलब नींद वगैरह आई नहीं, हाँ, तो एग्ज़ाम के वक्त मतलब आंखें लाल वगैरह हो गई। हम्म, तो रीजनिंग के 2-3 मार्क्स मतलब 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए थे मेरे, अच्छा, तो इससे वो रैंक इधर उधर हो गई इधर सर। उधर हो गई। 12 मार्क्स का तो काफ़ी डिफरेंस आ गया। बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। और इस बार क्या है तेरी रैंक? इस अब की बार मेरी सर 179 है 179। जी। और लगभग 2021 से तू तैयारी अपनी कर रहा है धीरे धीरे। अच्छा, मैथ तो तूने मुझसे पढ़ा, इंग्लिश में कहीं कोचिंग ली थी? इंग्लिश में रोहतक ली थी सर मैंने। अच्छा, वो जो एयरफोर्स वाले सर तू बता रहा था, एयरफोर्स के कॉमन लिए सब्जेक्ट के लेके चलते हो अभी 6-7 महीने। महीने के अंदर। अच्छा, उतनी कोचिंग से सफिशिएंटली SSC सीजीएल हाँ, क्रैक हो गया था। उसके बाद वो फिर अपने गोपाल वर्मा सर से प्रैक्टिस बैच भी लिया था मैंने एक अच्छा, बार। प्रैक्टिस बैच। हाँ। तो प्रैक्टिस बैच का फायदा होता है? हाँ, वो रिवीजन होती है ना सर। सारे कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज होते रहते हैं। हाँ, और सर ना वो जैसे 25 क्वेश्चनों का एक सेट करवाते हैं जो कि बिल्कुल सेम वही सेम प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, 25 क्वेश्चन का सेट है, चैप्टर वाइज नहीं हो, पूरा पेपर में जो सेट आता है जैसे आता है फॉर्मेट उसी तरीके से हाँ। मिक्स वाला जो होता है। और एक अप्रोच लेनी सिखाते हैं ना, जैसे PQRS में PQRS वो इंग्लिश वाले उस कोर्स में नहीं होता था ऐसा, पर वो प्रैक्टिस बैच में हो गया था कि भाई हम क्वेश्चन को देख के कैसे अप्रोच करें और ट्रिक्स वगैरह। क्यों, उस कोर्स में तो पूरा डिटेल कोर्स था सर, समझ गया। रोहतक वाला, तो उसमें इंग्लिश बिल्कुल डिटेल में मतलब प्रैक्टिस बैच से उसमें फायदा हुआ है उस हाँ। चीज में, वो सारा रिवीजन हर पेपर में रिवीजन आता होगा पीछे जो चीजें रिवीजन पढ़ी भी हैं। आ गया सर, और एक अप्रोच लेनी आ गई थी मेरे को। अप्रोच लेनी आ गई थी। और जीएस में? जीएस में मैंने जीएस ये करियर बिल से ही किया था स्टार्टिंग में। जीएस का प्रॉपर बैच लिया? प्रॉपर बैच लिया था, वो नोट्स वगैरह बनाए सारे। हाँ। तो उसके बाद भी दिक्कत आई गई। फिर वो 7300 वाली बुक भी लेके आया मैं, जीएस वाली। तब भी सर वो मार्क्स इंक्रीज हुए नहीं थे ज़्यादा। अच्छा, तेरे प्री में मैथ्स में कितने नंबर थे इसी 2023 में? मेरे सर 42 थे। और इंग्लिश में? इंग्लिश में 48, और रीजनिंग में? रीजनिंग में सर 45.5, और जीएस में तेरे बता रहा 19 के आसपास। और मेंस में कितने रहे? मेंस में सर मेरे 322 बने थे अभी। 322 बने। और तेरे प्री में कितने स्कोर रहा इन सब्जेक्ट वाइज? मैथ रीजनिंग में तो 50-50 आते ही थे। अच्छा। अभी पिछले 2-3 एग्जामों से आते। हाँ, इंग्लिश में 40-42 ऐसा स्कोर आता है मेरा। हाँ। इसका जीएस का 30-32 ऐसा आने लग गया था। तो अभी मेंस में कुछ उठा स्कोर? मेंस में 55 आ गए सर मेरे। 55 आ गया, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये सजेस्ट करना कि जीएस में
सारे बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो कोचिंग जरूरी है या बिना कोचिंग के PQRS के मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पे भी सारा मामला सेट हो जाता है? जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन लगाते हैं सर, वो क्वेश्चन तो एक ही आएगा ना, पर हमें तो पूरी उसकी डायनेस्टी ईयर वगैरह वो तो पढ़नी पड़ेगी, और रिपीट तो नहीं होगा ना वो क्वेश्चन। रिपीट हो भी जाते हैं, कई बार होते हैं, कई बार नहीं भी होते। लेकिन हमें तो तैयारी पूरी करनी होती है। हमें तो पूरा सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। और टीचर मतलब हम साइंस, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से है, हाँ। तो उनका तो बिल्कुल इंटरेस्ट होता ही नहीं साइंस इससे, जीएस से। जीएस में तो अभिषेक सुमन सर काफी इंटरेस्टिंग बना के अपने पढ़ाते हैं। हिस्ट्री पॉलिटी और विवेक यादव सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो ये थोड़ा कोचिंग से ना इंटरेस्ट बनने लगता है सर, इंटरेस्ट बनने लगता है, और शायद थोड़ा मुझे लगता है ऑप्शन में कॉन्फिडेंस आ जाता होगा छांटने में, कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन तो आता ही होगा जीएस में। सर वहाँ पे लाइब्रेरी में बच्चे लूसेंट वगैरह की बुक ले आते थे, हाँ। मैंने वो पढ़ी नहीं गई, 2 पेज आज तक नहीं पढ़े गए सर मेरे से। तुम टोटली प्रीवियस ईयर पे और जो कोचिंग में पढ़ाया, जो कोचिंग पढ़ाया फिर उसके नोट्स बनाते थे या बस कैसे? सारे नोट्स बनाए सर मैंने, आप वाली के भी 4-5 कॉपी स्पाइरल वाली बनाई थी। अच्छा, नोट्स बनाए थे जीएस के भी सारे? जीएस के भी सारे। और रीजनिंग यूट्यूब से की थी सारी, यूट्यूब से। जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया रीजनिंग के, तो मैं जिसका ठीक है उसमें 1-2 चैप्टर, हाँ, जहाँ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है वहाँ यूट्यूब से बच्चा कर जाता है काम। बाकी प्रैक्टिस होती है सर। लेकिन तेरी भी जर्नी तो बहुत लंबी होगी। 2021 के मिड 22 में शुरू की थी, 21 में तैयारी तूने? 21 में 21 में स्विच हो गया था ना सीजीएल की तरफ। सीजीएल तो 21, 22 और 23। लेकिन तेरे को ये 2022 वाले में तेरा सिलेक्शन हो ही गया था? मेरा CHSL 2021 से सिलेक्शन होने स्टार्ट हो गया। 2021 CHSL वाले में? फिर तो तेरा बढ़िया जर्नी रही भाई। तेरा 2021 CHSL हो गया, 2022 CGL हो गया, 23 CGL आ गया। अभी मैं सर CHSL 2022 से MEA में सिलेक्टेड हूँ सर मैं। अच्छा, अभी गवर्नमेंट जॉब पे काम कर रहा है? 1 नवंबर को ज्वाइन किया था मैंने MEA। अच्छा। और अभी CGL 2023 से वही प्रमोट हो गया, GSA से ASO बढ़ गया सर। यस, ब्रिलियंट। हाँ, तो बेटर है। तो तेरे लिए तो खैर बूस्टर चीज़ें मिलती रही होंगी बीच बीच में, जो ये सरकारी नौकरी है ये कॉन्फिडेंस बूस्ट कर ही रही होती है। मॉक टेस्ट का काफ़ी रोल रहता है सर। अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स आने लग रहे ना, हाँ। तो आपको इतना इंटरेस्टिंग बना देगी वो चीज़ें, हाँ। आपको छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। अच्छा। पर एक आधा फेज ऐसा आ जाता है सर, जैसे कई बार मार्क्स ड्रॉप आने स्टार्ट होने आ जाते, फिर आप धीरे धीरे डिप्रेशन में, कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। फिर उस समय सर इनसे बातें वगैरह करता था कि भाई ये हो गया, जो मेरे गांव के लगे हुए दोस्त वगैरह, मगर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, ये मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, स्टक हो गए बिल्कुल। उस समय पेरेंट्स की क्या दबाव रहता है एक वक्त के बाद? पेरेंट्स सर मेरे ऐसा था कि मेरे फादर तो खेती बाड़ी करते हैं, मदर हाउस वाइफ। और भाई बहन कितने हो? मेरी छोटी सिस्टर है सर एक। तो पेरेंट्स की तरफ से दबाव नहीं था? दबाव कुछ भी नहीं था, कि ये था कि भाई तू पढ़ ले बस एक बार, जो भी जिसमें तेरा जो तैयारी कर रहा है एक बार मन करके कर ले। वो उनका ये रोल था कि भाई वो मेरे को डेली भेजने का काम था उनका मेरा, कि भाई तू घर पे मत रहे। हमारी साइड के लोग हरियाणा में है। और फिर ये मिल गए थे सर, इनको मैंने बोल रखा था कि भाई मैं तुम्हारा सिलेक्शन दिलवा दूँ और तुम मेरे को रैंक दिलवा दो। क्यों मेरा सीजल 22 में ऑडिटर मिल गया था कैड में, तो एक कॉन्फिडेंस इनको भी आ गया कि भाई मैं सिलेक्टेड बंदे के साथ बैठा हूँ जेन्युइन। और मेरा भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता ही रहता है सर। CHSL में 34 रैंक थी 22 वाले में। अरे ब्रिलियंट यार, बढ़िया। तो फिर तेरी तो रैंक तो CGL में कह रहा था इनको कि मेरे को सिलेक्शन दिला दो, रैंक मैं दिला दूँ, रैंक तो तेरी अच्छी आ गई। हाँ, फिर मैंने सिलेक्शन भी हो गया सर इसका। अरे मेहनती बच्चे हुए। अच्छा, तो दोस्ती तुम 3 का ही था कि तेरा कहीं और भी 2-3 और सर्कल भी थे इस तरह के फ्रेंड्स के? मतलब पढ़ने वाले 3 ही साथ बैठते थे, मैं बीच में एक राइट में एक लेफ्ट में। वैसे तो बोल चाल सभी से होती थे, वो डाउट वगैरह ले लेते थे मेरे से। अच्छा, अभी आगे का तेरा क्या टारगेट है? आगे सर मैं HCS के बारे में सोच रहा। गुड। तो HCS के बारे में सीरियसली है या अभी भी आधा अधूरा है? आधा अधूरा है थोड़ा। बढ़िया चीज़ है, सच बोलना चाहिए। अच्छा, एक सलाह दे जी। जैसे तुझे तो तेरे भाई ने सलाह दी, तेरे को क्लास नोट्स दे दिए और वहाँ से तूने कुछ गैप लेना स्टार्ट किया और थोड़ा इधर मूव हो गया। नए बच्चे को तू क्या सलाह देना चाहेगा कि तैयारी करनी स्टार्ट करे तो क्या चीज़ें वो कोचिंग लेने से पहले खुद कर ले? कोचिंग लेने से पहले जो उसके अगर कोई आसपास बंदा सिलेक्टेड हो ना, हाँ, उससे एक बार बात कर ले, वो आपको ना एक ऑथेंटिक सोर्स बता देगा। जेन्युइन कि भाई जेन्युइन
जिससे आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया। और आज अब थोड़ा थोड़ा ना ट्रेंड चेंज हो गया सर। जो 2018-19 से पहले क्वेश्चन आते थे, बिल्कुल अब थोड़े थोड़े चेंज होने लग गए। चेंज होने अब लगे। 22 से तो पैटर्न और भी चेंज हो गया, ज़्यादा हो- वेटेज रही नहीं, मतलब नहीं नहीं जीएस की ज़्यादा हो गई सर अभी। बिल्कुल। पहले बच्चे जीएस कम पढ़ते थे तो फिर भी हो जाता था। देखो इस बच्चे की एक बात बहुत अच्छी है। क्या नाम बेटा तेरा? नीरज राठी नीरज राठी। नीरज ना? जी। हाँ, इस बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बैलेंस बहुत जरूरी है चारों सब्जेक्टों में। अब वो टाइम नहीं रहा कि हम केवल मैथ पे फोकस रख के सिलेक्शन निकाल लें, क्योंकि अगर देखोगे ना तो इस बच्चे के मैथ में 50 हैं। ये बच्चे भी सारे उसी रेंज में हैं। तो मैथ में तो आप छटनी बहुत ज़्यादा कर ही नहीं सकते किसी चीज़ में। मैथ और रीजनिंग के दो ऐसे सब्जेक्ट हो गए जिसमें लगभग बच्चा बराबर ले आता थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। असली जो रिजल्ट है ना इस समय पे, अगर सच मायने में कंपटीशन में अगर कहें कि बढ़त और नीचे और ऊपर रैंकिंग का जो फर्क आएगा आने वाले समय में, मुझे लगता है जीएस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जीएस और चारों सब्जेक्ट। मैथ तो ऐसा है ना कि एक तो अब धीरे धीरे क्या हो गया कि अब जैसे तुम ही पढ़ रहे हो, तुम में से बेटा आप सरकारी स्कूल पढ़े गवर्नमेंट स्कूल से? प्राइवेट से। ना सॉरी प्राइवेट से। और आप बेटा? हाँ, तो देखो तुम सारे प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हो, तो प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं तो सबका मैथ का बेसिक हल्का हल्का ठीक सभी का मिलता है, मोस्टली बच्चों का मिलता है। जैसे हमारी साहब की जो जनरेशन थी वो थे सारे सरकारी वाले पढ़े हुए, तो उनमें बहुत कम बच्चों का बेसिक अच्छा मिलता था। तो मैथ में अब क्या हो गया कि लगभग सारे ही बच्चे अच्छे मिल रहे हैं और मैथ में सारे ही बच्चे खींच ले रहे हैं स्कोर को। मैं इतने बच्चों से मिल रहा हूँ जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है, मैथ सबका अच्छा है। दो ही जगह बच्चे फंसते दिखते हैं, एक तो इंग्लिश में फंसते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चा जो लटक रहा है वो जीएस में लटक रहा है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वो मैथ पे इतना ओवर फोकस कर रहे हैं, मैथ पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उतने की शायद आज के टाइम में मैथ पे ज़रूरत नहीं है। कम टाइम भी दें तो भी स्कोर उतना ही आ जाता है। अच्छा एक बात था, तेरी लाइफ में बीच में कोई ऐसी स्ट्रगलिंग पॉइंट आया जहाँ पे एक आध बार मन किया छोड़ें यार, इसको नहीं हो रहा सिलेक्शन? नहीं, छोड़ने का तो कभी सवाल था ही नहीं सर। मेरे पास सेकंड ऑप्शन था ही नहीं कुछ भी। ब्रिलियंट। ऑप्शन भी है ही नहीं किसी? ऑप्शन है ही नहीं। यही था कि भाई चाहे तो अपना मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी करो, वरना फिर वो एक दो किला बेच के कनाडा वगैरह भागो। तुम तो रोहतक से हो ना? हाँ। तो रोहतक में ये कल्चर थोड़ी आया अभी? आ गया सर। आ गया ये? हाँ। अम्बाड़ा और इधर तो पूरे में फैल लिया है, अब रोहतक साइड भी आ गया? आ गया सर, आ गया। और कोई वो है नहीं वहाँ पे ना, ये प्राइवेट जॉब वगैरह ज़्यादा है। और खेती में कुछ बचा नहीं? खेती सर, खेती तो हमारे गांव में नेशनल हाईवे निकल गया सर। अच्छा। तो वेयर हाउस वगैरह और रेंट वगैरह वो चीज़ें स्टार्ट होने लगी अभी। जो दिल्ली की फैक्ट्री वगैरह हो वहाँ पे मूव ऑन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आपको एक और बच्चे से मिलवाते हैं जो इसी ग्रुप में बैठा है और उससे उसकी पूरी लाइफ की जर्नी जानना चाहते हैं कि उसकी लाइफ की जर्नी कैसी रही, किस समय कहाँ से उसने पढ़ना शुरू किया, एसएससी के बारे में कब पता चला, पहली नौकरी 2023 की है, उससे पहले भी कोई सिलेक्शन हुआ है, लाइफ में उसकी में कब कोई मोड़ आया जहाँ से उसने सीरियस पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। जैसे मैं अपने बेटे को ही पढ़ाई करने बैठूं तो वो सीरियस नहीं है पढ़ाई करने में, लेकिन बहुत सारे बच्चों में पता नहीं एक स्टेज के बाद एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ से वो बिल्कुल डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और फिर लगातार पढ़ते रहते हैं। तो बेटा अपना पहले पूरा नाम बता तू। निखिल जॉन सर। और कहाँ से बच्चे? सोनीपत। सोनीपत से। और अब अपनी पूरी लाइफ जर्नी बता, स्कूलिंग कहाँ से हुई है? सर स्कूलिंग हुई है ऋषिकुल विद्यापीठ सोनीपत से। सोनीपत से। 10th-12th वहीं से हुई थी। फिर कॉलेज मैंने KMC किरोड़ीमल कॉलेज टीयू से किया था। ब्रिलियंट। फिर मुझे 2015 में मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था NDA का, वो क्वालिफाई हो गया था। अच्छा। और फिर उसका SSB। और ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई? 18 में सर। 18 में। अच्छा फिर सर कॉलेज टाइम में मैं मुखर्जी नगर में आ गया था सर। कॉलेज टाइम में किरोड़ीमल के बाद? हाँ, मतलब कॉलेज टाइम में 15 पढ़ते ही। तो फिर वहाँ पे PG में बच्चों को देखा था। एक भैया आए थे, वो BTech कंप्यूटर साइंस करके आए थे NIT। अच्छा। वो CGL की तैयारी कर रहे थे। और फादर साहब क्या करते हैं? फार्मर है सर। फार्मर है। अच्छा। तो सर वहाँ देखा मैंने कि भाई सब CGL की तैयारी कर रहे हैं, वो भी मेरा ड्रीम कोर्स करने के बाद। हाँ। हैं, और उनका भी सिलेक्शन TACBIC में हुआ, OBC कैटेगरी में। तो मैं तो टूट गया, मैं कहा भाई मेरा कहाँ से सिलेक्शन होगा। हाँ। और जो भी आसपास देखता, कोई प्री भी नहीं निकाल पा रहा है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो SSC के लिए काफ़ी नेगेटिविटी थी। वहीं से जानकारी SSC की पहली बार मिली? वो जानकारी मिली थी सर। फिर कॉलेज के बाद मैंने UPSC का अटैम्प्ट दिया था और फाइनल ईयर में मैंने SSC के मॉक्स वगैरह लगा के देखे थे, मेरा 100 के आसपास स्कोर बन जाता था। ठीक है। आपके नोट्स पढ़ रखे थे उस टाइम? क्लास नोट्स? तो क्लास नोट से पल्ले पड़ता था कुछ?
सर मुझे तो पढ़ता ही था, मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ ना। अच्छा अच्छा, मैं तो तेरा था ही तो बेसिक, दिक्कत थी और नहीं थी। एनडीए भी निकाला था, एनडीए में भी मैं था तो। अच्छा, फिर एनडीए में कहा इंटरव्यू में, स्क्रीन में कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। अच्छा, फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी करी थी 1 साल। फिर यूपीएससी की कोचिंग ली थी या अपने खुद से? कोचिंग ली थी सर। ब्रिलियंट। फिर मैंने फिर 10-15 दिन मॉक लगाए और सीजीएल का एक फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। कहाँ भाई सी सेट की तैयारी हो जाएगी इसी बहाने, सर प्री नहीं निकला। ये फर्स्ट अटेम्प्ट कौन से साल दिया? 19 में सर। ठीक है। 2019। फिर 2020 में भी दिया था सीजीएल का, ऐसे ही मुखा 10-15 दिन मॉक लगाए, दे के आ गया। पता तो था ही सीजीएल के बारे में। हाँ, फिर मेरा यूपीएससी में पता लग गया कि भाई मेरा लेवल नहीं है और ना मेरा इंटरेस्ट है उन चीज़ों में, जीएस वगैरह मन नहीं लगा उधर ज़्यादा। हाँ, और टीचर्स ने भी सही अप्रोच नहीं बताई पढ़ने की कोचिंग में सर। वहाँ पे मतलब सही अप्रोच तो मिली ही नहीं ना पढ़ने की। सेम नेचर था उस टाइम भी, हमें पता लग लिया था कि ये यूट्यूब पे छाने वाले आने वाले। हाँ, ये यही काम करेगा। हाँ, तो सर सेल्फ स्टडी करता रहा। हाँ, और फिर क्या नाम है, अगस्त में प्री दिया था सर। ठीक है। मतलब वो मेरा होगा 3rd अटेम्प्ट। ठीक है। उस टाइम क्या हुआ सर, मैं अच्छे से गर्मी की वजह से मुझे रात में नींद नहीं आई घर पे, और मैं प्री देने चला गया। और एग्जाम से पहले वाले दिन की बात है? हाँ, बिल्कुल उसी रात। तो देखा मैंने कि भाई मेरे रीजनिंग के सिंपल क्वेश्चन गलत हो रखे थे। ठीक है। इसने रेस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं किया उस दिन? नहीं किया सर। हाँ, फिर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन थी। फिर क्लास नोट्स उठाए, मैंने देखा सर नाम, मैंने ऐसे ही किसी भी टीचर के ले लिए थे। उनका गोपाल वर्मा सर है, उनकी यूट्यूब। अच्छा, उससे पहले गोपाल वर्मा सर को नहीं जानता था? नहीं सर। अच्छा, वो दुकान पे जो नोट्स दिखे, हाँ, वो वहीं से पहला इंटरेक्शन हो गोपाल सर से? हाँ, फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, मैं कहा भाई कौन टीचर है। अच्छा, उस नोट्स के बाद? हाँ, नोट्स पे नाम देखा और फिर यूट्यूब पे सर्च आउट किया कौन है। हाँ, फिर उनके क्लासेस देखी, मुझे लगा, मैं कहा भाई ये टीचर है जो मुझे। उनकी पहली क्लास गोपाल वर्मा सर की कौन सी देखी? नाउन? टेंस की सर। अच्छा, टेंस की। ब्रिलियंट। टेंस की और थोड़ी बहुत वर्ब की। तो टेंस की पूरी क्लास था, पूरा चैप्टर था कि थोड़ा बहुत डला हुआ था? सर वो तो फ्री लेक्चर था ना। फ्री लेक्चर था। अच्छा, डेमो लेक्चर होगा। वरना उस समय गोपाल सर ने एक नाउन करके चैप्टर डाला था। और नहीं सर, मैंने जो पहला चैप्टर था मैंने वही चैप्टर। अच्छा, वही चैप्टर सर्च किया? नहीं, मैं उनका बता रहा हूँ, उन्होंने पहला जो चैप्टर शूट किया था, नाउन चैप्टर शूट किया था। और लगभग उस समय वो इतना तेज हाइप हुआ कि मात्र 6 महीने में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा व्यू हुए थे उस नाउन चैप्टर के। और पहली बार बच्चों ने मतलब इंग्लिश को उस तरीके से देखा था कि ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। गोपाल वर्मा सर थोड़ा मस्ती करके पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर आगे बता। पर जब सर से पढ़ा, मैं कहा भाई अब मैं इनका कोर्स लूँगा, और मेरा गारंटेड सिलेक्शन है। पढ़ते पढ़ते ही रीजनिंग का भी कोर्स ले लिया था। और रीजनिंग का कोर्स लेने का फिर बाद में फ़ायदा भी मिला। 2022 रीजनिंग किससे पढ़े थे? पीयूष सर से। पीयूष सर से। और प्रैक्टिस बैच अरुण सर का भी ले लिया था। अच्छा, अरुण सर जो रीजनिंग की सीजीएल का मेंस का बैच था, प्रैक्टिस बैच उसमें। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो उस चीज़ का फ़ायदा मिला 2022 में और 23 में, जो मतलब सीजीएल के सिलेबस में ही नहीं थे चैप्टर्स, वो वहाँ पे कवर कर लिए थे मैंने। और ये लगा लो कि फिर जो मेरा 4th अटेम्प्ट था सीजीएल 2021, उसमें मुझे लग रहा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा। लेकिन मेरा इंग्लिश में स्कोर अच्छा रहा। मैथ में मैं तकरीबन 80 मार्क्स करके भी गया था। तो अच्छा। उस चीज़ की वजह से कॉन्फिडेंस भी था कि भाई हो जाएगा। बट मैथ्स में सर वो कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ प्रॉब्लम्स ही थी। मतलब कि वो स्क्रॉलिंग इशू था, और बाकी और इश्यूज भी हो गए थे, दूर से एंटर था। तो उसमें मेरे मैथ्स में 164 स्कोर था सर। अच्छा। लाइक जो टॉपर्स के बच्चे थे इंग्लिश में, मेरा उनसे स्कोर तो मैच हो रहा था, मैथ में नहीं मैच हो रहा था। मैथ में मैच नहीं हो रहा था। हाँ, काफ़ी फिर कोई नहीं, सीजीएल 2022 दिया, उसमें टीएससीबीडीटी मिला सर 7,500 में। अच्छा। फिर अब सीजीएल 2023 6th अटेम्प्ट है सर। इसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 311 है। अरे वाह, इस वाले में? यस। अच्छा, इससे पहले वालों में नहीं हुआ तेरा किसी में भी? 22 में हुआ ना सर। 22 में किस पोस्ट पे हुआ? टीएससीबीडीटी इनकम। टीएस, ब्रिलियंट। तो तेरी भी बड़ी लटकता फिर रहा है सर। ये लगा लो कि लटकता अपनी गाइडेंस पे आया हूँ। किसी ने गाइड नहीं किया। जो गाइडेंस मिली है करियर विल से ही मिली है, जो टीचर्स ने पढ़ाया उसी को। बट तेरी जर्नी काफी वो हो गई ना, बहुत लंबी हुई, और उस जर्नी तक मेंटेन रखना, अपने आप को मोटिवेट रखना, तो तेरे को तो बड़ी झटके आए होंगे बीच में, है ना? कुछ इनकी जैसे ये दोनों की किस्मत अच्छी है, 8-9 महीने में, 10-10 महीने में सिलेक्शन ले गया। तेरे वाली तो बहुत मुश्किल रही होगी, क्योंकि 2020 से तू सीरियसली बैठा और 2022 में तुझे पहली सक्सेस मिली। उसका भी रिजल्ट 23 में है। 23 में ही आया उसका भी रिजल्ट, है ना? तो तेरे को तो ऑलमोस्ट 3-4 साल लग गए, 3 साल लग गए पूरे उस जर्नी में।
तो तेरे को बार बार बीच में कभी ऐसा आता था कि यार शायद मैं गलत टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, घर वालों का पैसा गलत इन्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई फादर भी एक साधारण आदमी है, तो कभी आता था ये चीज़ें, प्रेशर होता था अपने लाइक ऊपर? ये लगा लो कॉलेज के बाद से मुझे ये था कि भाई सिलेक्शन तो लेना, कहीं ना कहीं तो प्रॉपर लेना, तो उस चीज़ की बर्डन में ज़्यादा था मैं, तो और कोई गाइडेंस भी नहीं थी, करना क्या। और यूपीएससी वैसे ही इतना बड़ा पहाड़ है, सिलेबस में गुम हो लिया था मैं। हाँ, तो 1-2 साल वहीं चले गए थे। फिर जैसे सीजीएल में दिसंबर 2021 में ही बैच लिया था मैंने। अच्छा। और एसएसबी नो एसएसबी हो गए थे, लास्ट एसएसबी देने के बाद कोचिंग ली थी मैंने। नो एसएसबी? यस सर। अरे तो खिलाड़ी आदमी। सर ड्रीम पोस्ट वो थी ना सर, वो फिर मैं कहा यहाँ हो ही नहीं रहा है तो छोड़ दिया मैंने। एक बार इसको बता, तू एनडीए से गया पहले तो? यस सर। एनडीए में कितने अटेम्प्ट किए थे? एनडीए में सर लाइक मैंने एक अटेम्प्ट सीरियसली दिया था, क्योंकि मान्यता ये है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, वरना फिर बहुत मुश्किल है। तो फिर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, तो काफ़ी हो गया था। पर हर साल एक अटेम्प्ट दे के आता था एसएसबी का, एफकेट से। तो कॉन्फ्रेंस से आगे कितनी बार बढ़ा? एक बार भी नहीं सर। अच्छा, रिकमेंड नहीं हुआ। रिकमेंड ही नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत चुना हुआ था ऊपर वाले ने, लेकिन अब मेरी वाइब्रेशन तुझसे मिल रही, क्योंकि मैं उसी पीरियड से निकला हूँ। मेरा भी एम टारगेट वही था, लेकिन मेरे को भी आगे कभी कंसिडर किया नहीं। और टेस्ट में वो वैल्यू थी नहीं कि जिसके भी आप पे कोई रोके। टेस्ट आसान आता ही है, सीडीएस का तो बहुत ही आसान आता है। तो और ये भी सच्चाई है कि जो ये पहली दूसरी बार में हो जाता नहीं तो बहुत रेयर ही बच्चा होता है जो होता। मेरा एक दोस्त था, वो 7th अटेम्प्ट में उसको सिलेक्शन हुआ एसएसबी में, वरना बहुत टफ होता है कि इतना लेट में किसी को लेना। तो तेरे लिए तो यार बड़ा बीच में दिक्कत आई थी, इतने लंबा पीरियड में अनसक्सेस मिलती रही 8 सर। ये ऐसा लगने लग गया था 21 में आके, तो पता नहीं कहीं होगा या नहीं होगा। और लाइक फिर किस्मत से हरियाणा कांस्टेबल में 10-15 तुक्के लग गए थे। अच्छा। उसका जून 2022 में सिलेक्शन हुआ था। फिर एक लगा था, मैं कहा अब लग जा, पढ़ता जा। वही है जो मैं आपसे शुरुआत में बात कर रहा था ना, एक तिनका चाहिए होता है बीच में लाइफ में। जैसे आपको ये हरियाणा वाला तिनका मिला, ऐसे छोटे छोटे तिनके मिलते हैं जिसका सारा बहुत बड़ा होता है उस बच्चे के लिए उस टाइम पे, और फिर वो उस चीज़ को आगे बूस्ट करता चला जाता है। तो वो बहुत है। पेरेंट्स की तरफ से आती थी दिक्कत कभी? क्या इतना टाइम हो गया तो डिस्टर्ब नहीं करते थे, वो तो चाहते ही थे कि अच्छी पोस्ट पे लगे। और पापा ने ही फोर्स किया था यूपीएससी कोचिंग के लिए। अच्छा, यूपीएससी कोचिंग कि भाई मेरा मन है तो एक बार कर ले, कितना ट्राई कर ले। और मैंने करी भी थी अपनी तरफ से मेहनत, बट वो अप्रोच मेरे को समझ नहीं आई। सीजीएल की अप्रोच आ गई समझ, क्योंकि मेरा नेचर है वो पढ़ने का। तो तेरे से बात करके एक चीज़ तो समझ में आई कि ठीक टाइम पे किसी सीनियर की प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। क्योंकि जितने भी बच्चों को मैं जानता था जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से एक बच्चा टीएसीबीआईसी लगा था साउथ में, वो भी छोड़ के आ गया था। मतलब ऐसा लगता था ये तो बाहर की बात है। तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छे सीनियर और अच्छे दोस्त मिल जाए उस टाइम पे, जो थोड़े से उस समय मोटिवेट रखें और उसी ग्रुप के हो, उसी टेंडेंसी के हो, मेहनत करने वाले भी हो। और सर मेरा रूममेट है जो क्लास में, मतलब कॉलेज टाइम में फाइनल ईयर में था, उसका भी इसी सीजीएल में निकला है। मतलब ये लगा लो कि वो तो कॉलेज के बाद, कॉलेज टाइम से ही सीजीएल की तैयारी कर रहा था, सीजीएल देता आ रहा है। मतलब पहली बार उसका सीजीएल निकला है। ये भी लगा लो उसका भी 5th-6th अटेम्प्ट। अच्छा, आप मुझे थोड़ा बेटर तरीके से सजेस्ट करना कि जैसे आप 2020 से सीरियसली लगे और आज आपको मनचाही मुकाम मिला है 2023 में जाके, तो ये जो इतना लंबा टाइम पीरियड लगा आपको, अगर आप कोई नया बच्चा तैयारी कर रहा है तो आप उसको कौन सी ऐसी चीज़ सजेस्ट करोगे कि जो आपसे गलती हुई और उसको नहीं करनी चाहिए? सर एक कोचिंग से अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करो और उसके बाद मॉक्स लगाते रहो। टेलीग्राम पे कोई ना कोई लाइक चैनल्स होते हैं जहाँ पे बच्चे अपना मॉक स्कोर अपलोड करते हैं। ठीक है। क्या होता था कि मैं मॉक स्कोर अपलोड करता ना, वहाँ पे बच्चों के मार्क्स देखता, ऐसा लगता था उनका ये स्कोर अप्रोचेबल है, हम कर सकते इतना स्कोर। हाँ, और फिर लाइक मैं बच्चों से मतलब जो सीनियर्स थे उनसे पूछता था, मैं कहा सर कैसे पढ़ते हो आप, क्या करते हो? और अभी सीजीएल 2022 के बाद जब मैं मॉक्स अपने स्कोर अपलोड करना, मेरे पास मैसेज आने लग गए, आप कैसे स्कोर कर लेते हो? अरे वाह। हाँ, तो मुझे फिर से एक चीज़ बता, तूने एक पॉइंट ये बताया कि जब इनिशियल स्टेज पे तैयारी कर रहे हैं तो एक जिस भी चीज़ की कोचिंग ले रहे हो उसको कंप्लीट कर लो एक बार तसल्ली से। कंप्लीट कर लो, नोट्स रिवीजन करो,
नोट्स खुद से बनाए हुए या मार्केट से लाए हुए? खुद से बनाए हुए सर, क्योंकि अच्छा। मैंने जैसे आपको बताया गोपाल सर के नोट्स थे मेरे पास, बट कोचिंग में पढ़ा रहे हो बिल्कुल अलग है। अच्छा, जो ऐसे- मार्केट में मिल रहे थे नोट्स अलग है? ऐसे पॉइंट्स सर नोट्स में है ही नहीं, है ही नहीं। उन चीज़ों को कहाँ से लाओ। और आप बच्चा मार्केट से वो नोट्स खरीद के उतने पे ही टाइम खराब करे जा रहा, उतनी ही चीज़ों में उसी सोर्स में अपने आप को घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। अच्छा, तूने भी वही क्लास नोट्स खुद से बनाए थे मैथ के, और आपने मार्केट के क्लास नोट्स से इतनी वैल्यू नहीं करी, खुद से ही क्लास नोट्स तैयार कर, जो वीडियो में पढ़ाते हैं वही साथ साथ उतार के। तो क्लास नोट्स का सबसे बड़ा फायदा तो तुम्हें एग्जाम के टाइम पे मिलता होगा, क्विक रिवीजन के लिए जल्दी जल्दी रिवाइज ये होता लगा है। लो कि लूसेंट पढ़ते पढ़ते पॉलिटी में बच्चे को सिर्फ पॉलिटी पढ़ने में महीना भी लग सकता है या 20 दिन भी लग सकते हैं। और जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं अपने पॉलिटी के, हाँ, वो मैं 2 दिन में रिवाइज कर लेता हूँ या 1 दिन में भी कर लूँ अगर अच्छा मूड है तो। अच्छा मूड है तो हम्म। ब्रिलियंट। तो यार एक तो आप लोग अपने सारे क्लास नोट्स मुझे देना, मैं बच्चों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूँ वो सारे क्लास नोट्स। नहीं सर, जो टीचर्स ने बनवाए हैं ना, हाँ, वही काफ़ी हैं, मतलब जो टीचर बोर्ड पे लिख रहा है वही उतारा, एक आध पॉइंट बस ऐड किया। अच्छा एक चीज़ तुम ये बताना, जैसे मैथ में मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस है, तो टाइम एंड डिस्टेंस में 60 सवाल है, तो 60 सवाल उतारते थे या कुछ कॉन्सेप्ट उतारते थे तुम? मैंने तो सेट उतारे थे सारे के सारे सवाल उतारते थे? तो अभी एग्जाम के 1-2 महीने पहले मेरे को फिर ये टॉपर के इंटरव्यू वगैरह देखता था। हाँ, फिर उसने ये बात बताई थी कि भाई वो कॉपी अलग है, हमारी जो क्लास वाली कॉपी है, हाँ, वो हमको एक कॉपी और बनानी पड़ेगी जिसमें हम बिल्कुल ही छोटी छोटी लिख के चलें, क्विक रिवीजन करनी है, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके जाने हैं। तो वो कॉपी फिर और बनाई थी सर। अच्छा, फिर बाद में उनकी बात सुन के? हाँ, जैसे कि भाई टाइम एंड डिस्टेंस के आपने 60 क्वेश्चन नो की, मैंने वैसे के वैसे उतारता चला जाता था। समझ गया। हाँ, और बाद में मैंने वो 60 में से 5 या 7-8 मतलब जितनी जो भी इम्पोर्टेंट है उसकी क्विक रिवीजन के लिए फिर अलग से वो किया था। क्या था? और आप भी मैथ में इसी तरह से करते थे, मतलब जो पढ़ा सारे के सारे क्वेश्चन या कुछ छोटे छोटे हिस्से बस? नहीं सर, स्टार्टिंग में तो सारे क्वेश्चंस उतारता सारे था। क्वेश्चन। और फिर बाद में ऐसे होने लग गया था कि भाई कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई कंसेप्ट उतारो और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको नोट डाउन। और रीजनिंग में? रीजनिंग में सर सारे ही उतार रखे थे, मतलब कि एक प्रॉपर नोट्स बना रखे थे प्रॉपर उसके, नोट, क्योंकि टाइम मिल गया था। और रीजनिंग में प्रैक्टिस का रोल तो बहुत हो रहता होगा स्पीड के लिए, क्योंकि रीजनिंग मुझे लगता है स्पीड ही मेन होगी उसमें, क्योंकि स्कोर तो हर एक बच्चा ही कर लेगा अगर टाइम मिले हर एक को ज़्यादा, तो मेन तो उसमें टाइम मैनेजमेंट ही होगा। हाँ, तो मॉक से आता है ना वो सर, मॉक से ही टाइम मॉक से ही आता है, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको आंसर मिलना चाहिए। और जीएस वाले में क्या रहा आपका स्कोर? सर जीएस वाले में इस बार 43 थे सर। 43 थे। और बहुत मेहनत से आए हैं, ऐसे ही नहीं आ गए, मतलब जीएस काफ़ी वीक थी, पिछली बार तो शायद 29 थे। तो फिर तूने तो यूपीएससी की तैयारी भी की थी? सर जीएस अनप्रेडिक्टेबल है। इस बार भी ये लगा लो 2 मार्क्स मेरे गैसेस में से, कि 6 क्वेश्चन पे मैं गैस करके आया था, उसमें से 2 का पॉजिटिव स्कोर निकला। अच्छा एक चीज़ मुझे ये भी सजेस्ट करना, अभी जो जीएस एसएससी में आ रही है कॉन्सेप्चुअल है या सिर्फ फैक्चुअल है? फैक्ट्स आ रहे हैं बस वही, या कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड? फैक्ट्स ही लगते हैं आपको? कॉन्सेप्चुअल है सर अभी तो। हैं कॉन्सेप्चुअल से? जी सर, जैसे 2-3 स्टेटमेंट आ गई कि भाई पहला करेक्ट है दूसरा करेक्ट है, तो ऐसा यूपीएससी की तरफ धीरे धीरे वो चेंज होने लगी सर, जैसे यूपीएससी में आते हैं क्वेश्चंस। आपको बच्चे? कॉन्सेप्चुअल है सर। कॉन्सेप्चुअल लगती है फैक्चुअल की जगह। बेटा आपको? दोनों ही लगती है सर मेरे को। सर सीजीएल 2022 में कंसेप्चुअल आई थी, 23 में फैक्चुअल आई थी। और वो इंडिविजुअली माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है, बहुत लोगों को कुछ अलग लगता है कुछ। मैंने सीडीएस के जीएस देख रखी है, इन्होंने नहीं देखी होगी। हाँ, सीडीएस में जीएस तो घुमा के फेंकते हैं बहुत, तो मुझे तो वो लगता है कंसेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल है। हमने भी दे रखी है सर। और वहाँ पे हम इंग्लिश मैथ पे सिलेक्शन ले जाते थे। इंग्लिश मैथ पे सिलेक्शन ले जाते थे। और जीएस में वो जैसे साइंस बैकग्राउंड है तो खाली साइंस के क्वेश्चन, उसमें खाली पास ही करना होता है। जिसका मैथ बढ़िया होता है वो मैथ पे ही खेलता है, मैथ और रीजनिंग में खेलता है। इंग्लिश में रीडिंग पोर्शन पे चला जाता है, जीएस में अपना थोड़ा सेंस यूज करके तुक्केबाजी में फिट बैठाता है। मैंने भी 2014 में ऐसे ही किया था, मेरे भी नहीं था। इसको दे बेटा माइक। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जिस बच्चे से बात की और उसकी बातों से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि प्रॉपर गाइडेंस की कितनी बड़ी ज़रूरत है। और अगर आपको ठीक गाइडेंस ना मिले, ठीक यार दोस्त ना मिले, तो आपको जो आपका मनचाहा मुकाम है उसको हासिल करने में बहुत टाइम लगेगा। ये एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया 21 साल की उम्र में, मात्र 8-9 महीने की तैयारी में। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये था और इसको वो एक्सपीरियंस था और इसने उस एक्सपीरियंस का पूरा फ़ायदा इस बच्चे को दिया।
ये जो भाई है इसको वो गाइडेंस करने वाला कोई मिला नहीं, हाथ पकड़ के चलाने वाला कोई मिला नहीं, और उसकी कमी, पढ़ाई में तो वो बच्चा भी ब्रिलियंट है, इनसे भी ज़्यादा स्कोर उसका होगा 12th क्लास में, लेकिन इस बच्चे को वो सपोर्ट उस समय साथ वाले की नहीं मिली, जिससे उसको प्रॉपर चीज़ें पता चले कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी, किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना। तो बहुत बड़ा रोल होता है प्रॉपर गाइडेंस का, एक अच्छे यार दोस्त का, अच्छे किसी सीनियर का, क्योंकि वो हमारी लाइफ में ऐसा रोल प्ले करता है कि जब जब हमें लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है कि हम थोड़ा पीछे हटते हैं, तो पीछे हमारी बैक पे हाथ लगाने वाला कोई चाहिए कि तू घबरा मत, आगे चल, सबके साथ ये चीज़ें होती हैं, तो आगे बढ़। तो उस चीज़ का बड़ा रोल है, इसलिए लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत अच्छे दोस्त नहीं होंगे तो लाइफ में डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी आएंगी और शायद सही गाइडेंस भी ना मिले, और उस चक्कर में समय भी बहुत लगे। लेकिन मैं दिल से अगर किसी के लिए खुश हूँ तो इस बच्चे के लिए खुश हूँ, क्योंकि जितना स्ट्रगल इस बच्चे ने किया है रियली वो बहुत अमेजिंग है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि DU में एडमिशन लेना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और ये बच्चे इतने ब्रिलियंट थे, उसके बाद धक्के खाते 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 संघर्ष करते 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 आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। किस पोस्ट पे हुआ बेटा तेरा? ASO CSS में इसका बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। और भगवान ने चाहा तो आप देखेंगे कि ये बच्चा आने वाले 5-5.5 साल में आपको सेक्शन ऑफिसर बन जाएगा। अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम भी जो बीच में रोक लगी थी अब स्टार्ट हो गया CSS में। तो बहुत UPSC कर रहा है अभी? कितनी उम्र होगी बेटा अभी? 25। हाँ, तो टक्कर मारो एक बार तो। और अब तो तेरे पास बेस पूरा ही मजबूत है, अब तो भटकने का रास्ता ही खत्म। बेटा अब आप बताओ अपने बारे में। सर मेरा नाम कपिल चौधरी है। हाँ। मैं चूरू राजगढ़ से हूँ। तो मैंने पहली से 5वीं गांव में की। हाँ। और उसके बाद अच्छा, तुझे ये बात पता है कि राजस्थान से सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं हाँ, इस समय? पता है। और केवल SSC में नहीं, UPSC में ले लो, हर एक चीज़ में राजस्थान का बच्चा सबसे ऊपर जा रहा है आज के टाइम। पढ़ाई का जोर जितना राजस्थान में है ना, उतना कहीं पे भी नहीं है इस समय। तो राजस्थान छाती चौड़ी करके बोल हैं? हमारे तरह मत बैठ ढीला, बता। सर मैंने 6ठी से 10वीं श्री गायत्री अमीरवाद से की, जो मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। वहाँ पे सतीश सर थे जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट किया मेरे को। और 11th 12th को सतीश सर 10th क्लास तक के स्कूल में थे? जबरदस्त थे। मतलब क्या पढ़ाते थे? इंग्लिश पढ़ाते थे। अच्छा। और इंग्लिश बहुत अच्छी करती थी, ग्रामर वगैरह सब कुछ ब्रिलियंट। और उसके बाद 11वीं 12वीं थी, वो अच्छे स्कूल में नहीं हुई, मतलब खुद के स्पोर्ट से मैंने टॉप किया था वहाँ पे। और उसके बाद BSc के साथ साथ एयरफोर्स की तैयारी की। तो एयरफोर्स मैंने 19 में निकाल दिया था खुद की तैयारी से घर पे। उसने बताया कि उसको प्रॉपर गाइड करने वाला एक आदमी नहीं मिला जो ऊपर उठ जाए। तो जीवन में हर आदमी के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, और भगवान ने हमें जो ये बुद्धि दी है, ये हर सिचुएशन से लड़ने के लिए दी है। इनको अच्छे दोस्त मिले, ये जल्दी सिलेक्शन लेंगे, उसके लिए स्ट्रगल इतना बड़ा रहा, तो उसके लिए लाइफ में आगे ध्यान रखना। उसने इतना स्ट्रगल किया है ना, तो उसके लिए आगे की जो लाइफ होगी बहुत मज़ेदार होगी, पानी की तरह बहुत साफ सुथरा होकर बहता रहेगा। सर उसके बाद 3 क्योंकि साल ऐसे हर एक बच्चे मिलेंगे एयरफोर्स वाले के बाद सर मैंने पढ़ाई वगैरह छोड़ दी कि ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ही छोड़ गया पढ़ाई? बिल्कुल छोड़ दी, 3 साल के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ। और जो 10वीं का एक लड़का है मेरे साथ गाँव में, संदीप, वो अच्छा लड़का था, उसका मैंने साथ बिल्कुल छोड़ दिया था। अच्छा। कि अब तू नहीं भाई, मैं थोड़ा वो हो गया। हाँ। उसके बाद सर धीरे धीरे पापा बहुत परेशान हो गए थे मुझसे। अच्छा, पापा करते क्या थे? मतलब गांव में शॉप थी, वैसे जमींदार थे। अच्छा, परचून की दुकान हाँ। टाइप। हाँ। तो 20 से मैंने स्टार्ट की क्लास लेनी। ब्रिलियंट। उसके बाद 6 महीने सर मैं 12-13 घंटे ज़बरदस्त तरीके से मतलब कमरा बंद रख के तुरंत ही 20 उसके बाद से मोटिवेशन बन गया तुरंत। वो तारीख एक कॉपी पे लिख दी सारी मैंने। हाँ। और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने लगा सर। बाहर जाना बिल्कुल छोड़ दिया, रंग गोरा हो गया बिल्कुल। मतलब कभी कभार जाता था घर से बाहर। पहले सारे दिन बाहर आना था तो काला हो लिया, फिर गोरा हो गया। फिर गांव का कभी कभार जान दो सर 2-3 महीना बाहर, तो गांव का नहीं तू कुड़े रहा आजकल। फिर मैं अच्छा रहता तू गांव में ही था? मुझको भाई लामड़ी को नहीं यार लामड़ी फिर तो काला हो जाऊंगा। सर फिर प्रॉपर ध्यान दिया पढ़ाई पे, लेकिन सर एक वीक पॉइंट रह गया इंग्लिश। अच्छा। वो सर 2022 वाले में नंबर तो थोड़े ठीक आए थे, सिलेक्शन भी हो गया था, टाइपिंग में रह गया था मैं। अच्छा, 2022 में सिलेक्शन हो गया था, इंग्लिश थोड़ा वीक पॉइंट रहा सर। ठीक। पोस्ट भी मिलती तो PA वगैरह मिलती। ठीक। सर उसके बाद रिजल्ट आया, उसमें हुआ नहीं। हाँ। मई 2000 अब की बार आया था 23 में रिजल्ट। समझ गया। हाँ। सर उसके बाद मैंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश की, GS की बहुत ज़बरदस्त तैयारी की, भयंकर। हाँ। तो मेरा एक दोस्त है योगेश गाँव में, उसने मेरे को GS
उसके नोट्स भेज तो दिए। वो तैयारी करता था? हाँ, वो भी सीजीएल की तैयारी करता है। वो गांव में ही रहता था, बाहर रहता था? गांव में रहता है वो भी। अच्छा। मैंने उसको बताया कैरियर से पढ़ने के लिए। अच्छा, उसकी अब मैंने- क्या स्टेटस है उस दोस्त का? वो अगली बार शायद आप आ जाएगा यहाँ पे। अरे वाह। उसको मैंने बैच वगैरह मैंने भी उसके बताए थे। फिर ठीक। सर मैंने जीएस भी बहुत अच्छे तरह से, इंग्लिश भी बहुत अच्छे तरीके से की। 15 जुलाई को सर मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। 2023? अभी 5-6 समझे। महीने पहले। हाँ। तो उनको चूरू लेके गए हम सारा परिवार, मेरे भाई वगैरह, मामा हाँ। वगैरह। तो वहाँ पे उनको ट्यूमर बता दिया। अरे। फिर उनको जयपुर लेके गए। जयपुर में ऑपरेशन बोल दिया। 17 जुलाई को मेरा फ्री था। अच्छा, तो उस पूरा डिस्टर्ब हो गया? सर मैं बिल्कुल मतलब पता था मेरे को कि कुछ तो होने वाला है, शायद ज़्यादा नहीं होंगे। तो मेरे घर वालों ने मेरे को बताया नहीं सर। अच्छा। कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिर्फ मेरे को ट्यूमर होना था, तो मैंने फिल्मों में देखा था। मैं फिल्में बहुत ज़्यादा देखता था। अच्छा। अब भी देखता हूँ। तो फिल्मों में देखा था कि ट्यूमर वाला कोई मतलब 10-15% बंदी चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सर मैं बहुत टूट गया था, लेकिन फिर जयपुर रेफर कर दिया था पापा को। अच्छा। और जयपुर ही मेरा पेपर था प्री वाला। हम्म। तो मैं पेपर दे गया, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था मैं। अच्छा। मतलब मन मार के दे गया था कि कुछ होगा तो होगा, नहीं करना है बस पापा। वो ठीक इस होने बच्चे वाली कहानी, वो रात जैसे इसको एक रात ही नहीं सो पाया तो उसी से माइंड गर्मी की वजह से नींद नींद नहीं आई, तो उसी से अगले दिन वो परफॉर्म नहीं आया। तो तेरे साथ तो इतनी बड़ी हाँ, तो सर ट्रेजेडी हुई। फिर दे के आया 162 आगे, वो तो ठीक ठाक थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ भी हो जाए पापा ठीक होने चाहिए। तो पापा मतलब बेड पर ही रहते थे। उनकी सेवा पानी करने के लिए मेरे भाई थे। अच्छा। 3-4 मौसी मासी के लड़के। उन्होंने प्रॉपर उनकी सहायता की, खूब ठीक ठीक। नहलाते धुलाते सब वगैरह करते। और मेरे को मेरे घर से निकाल के यहाँ पे मेरी दीदी रहती है एक बड़ी, गुड़गांव में। अच्छा। वहाँ पे भेज दिया कि तू यहाँ पे पढ़ नहीं पाएगा। ठीक ठीक तो ठीक। सर मैं यहाँ पे भी नहीं पढ़ पाया बिल्कुल। गुड़गांव में भी हाँ, नहीं नहीं पढ़ पढ़ा। पाया? ये मेरे को बहुत मतलब डांटते थे कि पढ़ ले भाई, कुछ सिलेक्शन हो जाएगा तेरा। पापा की तेरी की आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी शायद। तो उनको पता था कि शायद 1.5 महीना ही जीवित रहेंगे, डॉक्टर ने बोल अच्छा। दिया था। तो सर वो 4 सितंबर को सर गुजर गए फिर। स्वर्गवास हो। फिर सर मैं अक्टूबर में मेरा एग्ज़ाम था। हाँ। तो मैंने सोच लिया था, मैंने पढ़ाई सर जुलाई के बाद छोड़ दी थी बिल्कुल ही। तो मैंने सोचा कि सर एग्जाम वाले मैंने पढ़ाई नहीं की बिल्कुल। कभी 10-5 दिन से 1 घंटा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं वैसे गुड़गांव में घूमता रहता और दिमाग ही भटका हुआ घर था। पे रहता था, फिल्म देख ली वगैरह कुछ। 26 को एग्ज़ाम था। अच्छा। मैंने सोच लिया था कि पूरा कंसंट्रेशन के साथ पूरा फोकस करके दूंगा। जुलाई से पहले की तैयारी के बेस पर मैं वो दे गया सर। अच्छा। ज़बरदस्त मतलब मैंने फोकस पूरा बढ़ा दिया था। हाँ। पूरे फोकस के साथ दे गया। तो सर मेरा मैथ तो मैंने बिल्कुल छोड़ ही दी थी। अच्छा। और जुलाई के बाद मैंने थोड़ी वोके वगैरह की थी, वो काम आई मेरे। और कॉम्प्रिहेंशन में मेरा सारे करेक्ट थे। इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए, जीएस में अच्छे आए। मैथ ले बैठी सर मेरे को। अच्छा। मैथ ही मेरे सबसे मतलब मजबूत पॉइंट था, वही मेरे को सर खराब कर गई। क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन पे तो कुछ कर ही नहीं पाया था, उसको मैंने पढ़ ही मैथ तो नहीं पाया। बिल्कुल छोड़ ही दी, हाथ ही नहीं लगाया, रीजनिंग को भी हाथ नहीं लगाया। बस एक सैटरडे संडे को मॉक दिया करता था। हाँ। सिर्फ वही दिया। स्टार्टिंग में मैं सर जुलाई से पहले मॉक देता था तो मेरे 180-90 आते थे। हाँ। तो मैं मतलब प्रेडिक्ट कर लिया था कि अब के बाद टॉप 100 में आसानी से हो जाएगा। अच्छा। सर धीरे धीरे मॉक देता गया। हाँ। स्टार्टिंग में 500 आते थे सर। हाँ। रैंकिंग 500 से डाउन आती थी, लेकिन एग्ज़ाम से पहले सर मॉक दिया ना, उसमें मेरी 7,500 के पास रैंकिंग थी। सोच लिया था कि होगा या नहीं होगा, लेकिन पूरे फोकस के साथ देना है सर। पूरे फोकस के साथ दिया और टीए पर हुआ सर। बेहतर है यार। बेहतर तो नहीं, शायद पापा की मौत टीए पे तो नहीं रुकनी चाहिए शायद। आगे आएगी चीज़ें। एक मुकाम तो हासिल हुआ। हाँ, कुछ साबित हो तो गया, किया। बस माँ खुश है सर। हाँ, माँ खुश है और एक पॉजिटिव वाइब चालू हो गई ना, आगे की तो चीज़ें तो चल निकलेंगी। सर, पहला माँ को धक्का एक बहुत जरूरी है। माँ को राम राम कर देना सर। अरे राम राम नहीं, चरण स्पर्श है। मैंने एक बार कहा था उनको कि हाँ। राकेश यादव सर से एक बार आप नहीं, जरूर राम राम बुलाऊंगा। मैं फ़ोन पे ही बात करूँगा, पर ऐसा थोड़ी है यार। हम भी तो ऐसे ही परिवारों से हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हमारी सिचुएशन ख़राब भी है ना, तो जो पेपर देने का टाइम है ना, अगर हम उस समय सारी चीज़ों को बाहर निकाल के 100% कंसंट्रेशन से उस मैंने पे वो बैठे ना, तो पहले भी की बहुत कुछ कर प्रिपरेशन सकते हैं। पे दिया एग्जाम। अगर पढ़ लेता तो शायद बहुत अच्छे नंबर आते, बहुत अच्छी पोस्ट मिलती। तो भाई कपिल चौधरी आपको अगले साल फिर मिलेगा इसी जगह, चिंता ना करो। और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा। और आप समझते ही हैं कि लाइफ स्ट्रगल दिखाती है तो उसी आदमी को दिखाती है जो इसकी औकात होती है उस स्ट्रगल झेलने की। हर आदमी के लिए भगवान स्ट्रगल नहीं बनता।
भगवान को पता है कि ये बच्चा 2015 से तैयारी कर रहा है, 2023 में इसको मुकाम मिलेगा और ये झेल सकता है, इसीलिए उसको दिया है। भगवान जिसको ये जानता है ना कि 9 महीने में सिलेक्शन लेगा, इतना ही पेशेंस है इसमें, तो उसको 9 ही महीने में दे देगा। मेरे जैसे को जिसने तैयारी नहीं की, बिना तैयारी के सिलेक्शन हो गया था, उसको पता था कि किस में कितना पेशेंस है और कितने पेशेंस से ही वो चल पाएगा। तो भगवान ने तो जो संघर्ष दिए हैं, तो भगवान को पता है कि तू झेल लेगा और आगे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेगा। और मैं हर एक बच्चे को यही सलाह दूंगा कि हर वक्त जो है ना, एक छोटी सी कहावत है कि वक्त की कीमत वही जान सकता है जिसके पास वक्त कम है। जिसके पास वक्त बहुत है ना, वो तो वक्त की कीमत कभी जान ही नहीं पाएगा। जिसने ये समझ लिया ना मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है, उसी दिन वो उसकी कीमत करना जान पाएगा। और मैं आप सब बच्चों को एक सलाह दूंगा इस बच्चे की बात पे कि जब भी आपका पेपर है ना, जैसे मान लीजिए आपका पेपर 5 तारीख को है, तो आप कोशिश करिए कि यार 3 तारीख के बाद तो नहीं पढ़ना किसी भी हालत में। 2 से 3 दिन आराम से लाइफ को एंजॉय कराओ यार, खेलो कूदो, 2 दिन रिलैक्स करो, क्योंकि जब तक आप इसको रिलैक्स नहीं करेंगे ना, तो ये पेपर में बहुत अच्छे से आपको परफॉर्म करके नहीं देगा। आपको अल्टीमेटली इसी से परफॉर्मेंस लेनी है माइंड से। तो इसको 2 दिन तो रिलैक्स पेपर से पहले छोड़ा करो और पॉजिटिव रहो। और इन बच्चों का जो सिलेक्शन है, इसमें हमारा योगदान नहीं है। अगर किसी का योगदान है तो इनके पेरेंट्स का पेशेंस, जैसे इस बच्चे का कितना लंबी जर्नी है, अगर इसके पेरेंट्स ने उस समय पेशेंस नहीं दिखाया होता, संयम नहीं बरता होता, 6 महीने में कह देते कि अरे तेरे बस की है ही नहीं, अब तक नहीं हुआ तो क्या कर लेगा, अपने घर आ काम कर ले, तो आज ये यहाँ नहीं बैठा होता, खेत में जमींदारा कर रहा होता। और जब आप उस स्टेज पे जाएंगे ना, पिता की भूमिका में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि पिता के लिए जब एक बेटा उसके कंधे के बराबर आता है, तो उसे खाली बैठे देखना उसके लिए सबसे बड़ा काम होता है, उसको सहन कर पाना। और ऐसे पेरेंट्स जो इतने लंबे समय तक अपने बच्चों का साथ देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ये उन सब पेरेंट्स के लिए एक सबक है कि मेहनत आज के टाइम में जहाँ 4.5-5 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है, वहाँ सिर्फ बच्चा ही तैयारी नहीं कर रहा, पूरा परिवार तैयारी कर रहा है, पूरा हर पेरेंट्स तैयारी कर रहा है उसके साथ साथ। वो जर्नी जो है, वो जो यात्रा है ना, वो अकेले बच्चे की नहीं है, वो उस माँ बाप की भी यात्रा है, उसके भी सेक्रीफाइस की यात्रा है। और मैं उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो माँ बाप आप पे विश्वास करते हैं ना, उस विश्वास को नीचे गिरने मत देना। अगर वो आपको विश्वास करके कोई तैयारी करने का मौका दे रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब आप देखेंगे कि ऐसे पेरेंट्स डेली काम करना बंद कर दें, या 20 दिन काम किया यार 10 दिन काम नहीं कर रहे, मन नहीं करा, रोज काम करते रहते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए बेटर सोचते हैं कि यार हम तो जमींदारे में हैं, लेकिन हमारे बच्चा वहाँ बेचारा तैयारी कर रहा है, उसको हर महीने पीजी के लिए भी पैसा चाहिए, पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए, तो यार मैं मेहनत कर लेता हूँ, कोई नहीं, मेरा बच्चा तो सही मुकाम हासिल करेगा। तो उस मेहनत को किसी ने भी बेकार नहीं जाने देना। और ये एक छोटी सी कहावत है कि हम अपने माँ बाप का कर्ज कभी कोई भी औलाद पूरा नहीं कर सकती, उतार ही नहीं सकती, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं, और वो ये कि एक दिन तो हम वो खुशी का क्षण दे ही सकते हैं अपने माँ बाप को उस सरकारी नौकरी के रूप में। उस दिन तो कम से कम एक दिन तो हम खुशी का दे ही सकते हैं ऐसे माँ बाप को जो हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका इतना प्यार और ये जो सारी चीज़ें वीडियो हैं, इनका उद्देश्य केवल एक है कि आप इनकी जर्नी से कुछ सीखो। ये बच्चा या ये बच्चे मुझसे पढ़ के या किसी से पढ़ के पास हो रहे हैं, इसमें हमारा रोल नहीं है, हम तो लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कैरियर ऐप पे इस समय 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चा है जो पढ़ रहा है, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उसी का होता है जिस बच्चे में गट्स होता है, जो बच्चा अपनी तरफ से मेहनत करता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको मिलाना चाहूँगा गोपाल वर्मा सर से, जो इंग्लिश के बहुत बड़े टीचर है, और इन सब बच्चों की लाइफ में गोपाल वर्मा सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इनमें ही नहीं हर एक बच्चे की लाइफ को कहीं ना कहीं वो आसान बनाते हैं। और मुझे बहुत सारे ऐसे सिलेक्टेड बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं कि गोपाल वर्मा सर का मैंने क्लास नोट्स देखे या यूट्यूब पे उनका नाउन का या टेंस का वीडियो देखा और उससे हमें बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हुई। तो मैं चाहूँगा कि गोपाल वर्मा सर भी आपसे मिले। सर आइए प्लीज़। हेलो बच्चों, मैं क्रिकेट खेल रहा था और ये प्यारे प्यारे बच्चे मिलने आए हमसे, और ये असलियत में सभी का मोटिवेशन है, हमारा भी मोटिवेशन है, जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें हर साल और कितनी मेहनत करनी है ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे आपके सामने आएँ, अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताएं। और ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, हम तो सभी टीचर्स का सम्मान करते हैं, और
हमारे लिए भी ये सम्मान की बात है कि हमारे ये जो बच्चे हैं सबके सामने मोटिवेशन की बातें करते हैं। बाकी मेरे पास शब्द हैं नहीं क्योंकि सारी बातें गुरुदेव ने करी ली हैं। तो बच्चों बहुत बहुत बधाई और आपकी स्टोरी से मैं उम्मीद करता हूँ कि और बहुत सारे बच्चे मोटिवेटेड होंगे और पढ़ेंगे। और भाई सिलेक्शन इंग्लिश से ही होता है। हाँ, इसमें कोई तो राय नहीं, सिलेक्शन इंग्लिश से होता है। मैथ तो इंग्लिश जो टीचर पढ़ाते हैं उनका मैथ तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने ये वीडियो देखी, थैंक यू। और ऐसे बच्चों से सीख लो जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 12th पास है। देखो ये बच्चा 21 साल की उम्र में एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया। आपको सोचने वाली चीज़ है कि अगर आप ठीक टाइम पे तैयारी करना शुरू करेंगे ना तो आपके पास लाइफ में बहुत अच्छे मौके आगे मिलेंगे। तो टाइम को बर्बाद मत करिए, ठीक टाइम पे तैयारी करना शुरू करिए। जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं अपनी लाइफ की एक डायरेक्शन डिसाइड करिए कि मुझे इस साइड में जाना है या इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, मुझे डिफेंस की तरफ जाना है। वहाँ पे एक डिसाइड करिए कोई फैक्टर और फिर उस पर मन करके काम करिए। तो आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो 21 साल की उम्र में एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाते हैं, जिनके सही से दाढ़ी भी नहीं आई, वो बच्चे इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो ऐसे बच्चों से सीख लीजिए और ऐसे बच्चों से सीख लीजिए जो इतने लंबे संघर्षों में जीते हैं और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी परिस्थितियों में फंसते हैं और उस भूचाल से बाहर निकलते हैं और फिर आप जैसों के लिए एक मसाल जगाते हैं उम्मीद की कि हमारा हो सकता है तो आपका भी होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।